सारे पेज हैं आज। कल हमने पढ़ा था एक्लेम्पशिया। ये एक तरह की कंडीशन है, थोड़ा सा उसके पहले कल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। एक तरह की कंडीशन है जिसमें मरीज जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन आते आते, उसकी कंडीशन खराब होते होते जो है, अगर उसको ट्रीटमेंट ना किया जाए, उसका इलाज ना किया जाए, तो वो कोमा तक में चला जाता है। एक गर्भवती महिला, एक हामला औरत, अगर उसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए, क्योंकि डायरेक्ट जो है एक्लाम्पशिया नहीं देखने में आता। 80% जो है, 80% जो है वो एक्लाम्पशिया डायरेक्ट देखने में नहीं आता। ज़्यादातर प्री एक्लेम्पशिया होता है, प्री एक्लेम्पशिया के बाद एक्लेम्पशिया होता है। ठीक है। एक्लेम्पशिया एक तरह की कमजोरी मान के चलिए, जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो पेशाब में आने लग जाती है और बहुत दूसरी चीज़ें कई सामने आती हैं, कल हमने पढ़ा था। उसके बाद अगर इलाज कर लिया जाए तो मरीज जो है वो कंट्रोल में हो जाता है, ये दिक्कत कंट्रोल में हो जाती है। और अगर ना इलाज किया जाए तो फिर कोमा तक में पहुंच जाता है मरीज। सीरियस कंडीशन है। तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। एक्लाम्पशिया के दौरों की दर्जाबंदी। दर्जाबंदी दर्जाबंदी जो है वो इसलिए करते हैं क्योंकि किसी चीज़ को समझना आसान हो जाए। जब किसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए हमें कोई किताब पढ़नी है और उस किताब में 50 पेज है, तो अगर हम 10 पेज रोजाना पढ़ेंगे वो किताब 5 दिन में पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो दर्जाबंदी की है, ये इसलिए की है ताकि किताब भी पूरी हो जाए और पढ़ने वाला जो है वो एकाग्र होकर पढ़ ले और उसके ऊपर जोर भी ना पड़े। तो दर्जाबंदी ज्यादातर इसीलिए की जाती है ताकि किसी चीज को अच्छे से समझ लिया जाए और वो काम अच्छे से हो जाए। तो एक्लाम्पशिया के दौरों की दर्जाबंदी दर्जाबंदी इसलिए की है ताकि इसकी सिचुएशन को, इसकी इस कंडीशन को, ये जो एक गैर तबाही यानी कि एबनॉर्मल हालत है, इसको अच्छे से समझा जा सके। तो इसलिए इसकी दर्जाबंदी कर दी जाती है। स्टेजेस ऑफ एक्लैम्पशिया कन्वल्जन्स, यानी कि एक्लैम्पशिया में आने वाले जो दौरे होते हैं उनकी स्टेजेस या दर्जाबंदी। नंबर 1 प्री मॉनिटरी स्टेज, नंबर 2 टोनिक स्टेज, नंबर 3 क्लोनिक स्टेज, नंबर 4 कोमा स्टेज। अब प्री मॉनिटरी स्टेज, प्री के मैंने पहले होता है, मॉनिटर होता है किसी चीज को देखना। ठीक है, किसी चीज को जज करना, मॉनिटरी। तो प्री मॉनिटरी स्टेज, ठीक है। औरत यानी मरीजा बेचैन हो जाती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब एक्लेम्पशिया वाली सिचुएशन बनती है, सबसे पहले औरत औरत बेचैन हो जाती है। मरीजा की आंखें एक साइड घूम जाती हैं। मरीजा की जो आंखें होती हैं वो एक साइड लग जाती है, एक कोए में लग जाती है। राइट लग जाती है या लेफ्ट लग जाती है। अमूमन जो आंखें होती हैं, आंखों का फंक्शन ऐसे होता है कि जो भी चीज सामने आती है तो उसको देखने के हिसाब से जो है आंखें जो है मूवमेंट करती है। ठीक है। तो अगर आंखें एक साइड में कहीं रुक जाए तो इसका मतलब जो है वो परेशानी है, एबनॉर्मलिटी है कहीं ना कहीं। तो आंखें जो हैं वो एक साइड में, राइट या लेफ्ट में जो है रुक जाती हैं। ठीक है। और या ऊपर चढ़ जाती हैं। हाथ और पैरों के अजलात यानी मसल्स में फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है जब एक्लेम्पशिया के दौरों की शुरुआत होती है पहली स्टेज में। ठीक है। हाथ पैरों के जो अजलात है, जो मसल्स हैं, उनमें फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है और औरत बेचैन हो जाती है। उसकी आंखें एक साइड को हो जाती हैं या फिर ऊपर चढ़ जाती हैं। अब नंबर 2 है टोनिक स्टेज। पूरा जिस्म ऐंठ जाता है, आंखें पथरा जाती हैं, एक जगह पर फिक्स हो जाती हैं, जीभ दांतों के बीच से बाहर आ जाती है, हाथों की मुट्ठियां टाइट हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। डायफ्राम के अकड़ने से सांस के अमल में रुकावट होती है, जिस्म नीला पड़ जाता है। ठीक। जिस्म ऐंठ जाता है, आंखें पथरा जाती हैं यानी कि एक साइड में फिक्स हो जाती है, और जीभ जो है वो दांतों के बीच को बाहर निकल जाती है, जिसमें जीभ कट भी जाती है। डायफ्राम डायफ्राम क्या है? फेफड़ों के नीचे एक मस्कुलर झिल्ली है, एक आजा है, एक ऑर्गन है जो कि फेफड़ों को फेफड़ों को अलग करता है स्टमक से और लीवर से। इसको हम पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में। यानी कि ये एक पर्दा है एक तरीके से। ठीक है। इसके और बहुत सारे काम हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में इसका एक बहुत ही अहम काम ये है कि जब सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ सरक जाता है और फेफड़े फूल जाते हैं, फेफड़ों को जगह मिल जाती है हवा भरने की। ठीक है। और जब सांस निकालते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं और ये जो है ये भी ऊपर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ मतलब संकुचन करता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। अब ये अप डाउन होता रहता है, यानी कि जब सांस खींचेंगे तो ये नीचे की तरफ को आएगा, जब सांस जो है निकालेंगे तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। डायफ्राम, दयाफ्राम अभी इसको बोलते हैं। लेकिन चूंकि जब किसी मरीजा को, किसी प्रेग्नेंट औरत को एक्लैम्पशिया होता है तो एक्लैम्पशिया में दौरे पड़ते हैं, पूरा जिस्म ऐंठ जाता है, तो डायफ्राम में भी कहीं ना कहीं ऐंठन आती है। जब डायफ्राम में ऐंठन आती है तो होता यह है कि डायफ्राम का जो मूवमेंट है, जो डायफ्राम ऊपर नीचे जा आ रहा था सांस
सांस जो है वो खींचा जा रहा था और बाहर निकाला जा रहा था। तो जब डायफ्राम के अंदर सख्ती आ जाती है, उसकी मूवमेंट यानी कि उसका जो ऊपर नीचे होना है वो जो है वो कम होने लग जाता है। जब वो कम होने लग जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है तो मरीज जो है वो ऑक्सीजन को प्रॉपर नहीं खींच पाती, जितना कि उसको ऑक्सीजन खींचनी खींचनी चाहिए। अब जब प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलती और वो जो है गैसियस एक्सचेंज में शामिल नहीं होती, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बॉडी जो है वो नीली पड़ जाती है। क्लोनिक स्टेज, मुंह से झाग और लार बहने लगती है, जबान दांतों से कट जाती है, जिससे खून वाला थूक या लार खारिज होती है। जीभ जो है, जबान जो है वो दांतों के बीच को बाहर निकलती है। अब जब जबड़े जो है अकड़ते हैं तो वो जीभ के अंदर गड़ जाते हैं दांत। उससे हल्का हल्का जो खून, जो पहले ही लार जो थूक टपक रहा था इसमें एक्लेम्पशिया में, तो होता ये है कि फिर वो जो दांत जो है जीभ में गड़े हैं, जीभ में जख्म हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो थूक और लार टपकती है वो खून वाली टपकने लग जाती है। उसके अंदर अंदर खून के रेशे आने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। सांस में घर घर की आवाज आने लग जाती है। अब चौथी स्टेज जो होती है वो होती है कोमा। कोमा यानी कि मरीजा जो है, पेशेंट बेहोश हो जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मरीज बेचैन होती है, बेचैन होने के बाद आंखें जो है उसकी एक साइड को घूम जाती हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, उसका पूरा जिस्म ऐंठ जाता है और डायफ्राम जो है वो अपनी मूवमेंट प्रॉपर नहीं करता, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होते ही जो है जिस्म जो है वो नीला पड़ जाता है। अब तीसरी स्टेज में जो है जीभ कट जाती है, दांत उसमें गड़ जाते हैं, पूरा जिस्म अकड़ता है तो जबड़े भी अकड़ते हैं, दांत जो है जीभ में गड़ जाते हैं, तो उससे खून वाली लार आनी शुरू हो जाती है। और चौथी स्टेज ये है कि मरीजा यानी पेशेंट बेहोश हो जाती है। ये एक्लेम्पशिया की चौथी स्टेज है, जिसको कोमा स्टेज कहते हैं। अब यहाँ पे एक्लेम्पशिया पूरा हो, एक्लेम्पशिया की जो स्टेजेस थी वो पूरे हो गए हैं। अब हम एक्लेम्पशिया से होने वाले नुकसानात, यानी कि जिस्म पर, बॉडी पर होने वाले जो नुकसानात है, कहाँ क्या नुकसान होता है उसको हम देखते हैं। अब नंबर एक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है आप इस तरीके से समझ सकते हैं, निज़ाम आसाब में नुकसानात या परेशानियां। निज़ाम आसाब जो हमारा हिस्सा हरकत करने वाला निज़ाम है, सेंसेशन वाला और हरकत करने वाला जो निज़ाम है, यानी कि अगर कहीं पर मच्छर बैठा हुआ है तो उसका सेंसेशन दिमाग को पहुंचता है और दिमाग ये कहता है कि ये मच्छर है, इसको मार दो नहीं तो ये तुम्हें काट लेगा। तो ये जो पूरा एक सिस्टम है जिसमें इंसान जो है महसूस भी करता है और किसी परेशान वाली चीज से जो है बचने की कोशिश करता है और किसी अच्छी चीज के करीब जाने की कोशिश करता है, ये नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ है, वो ब्रेन में है, दिमाग में है। तो वहां पे क्या होता है, सेरिब्रल हैमरेज, दिमाग के अंदर खून जारी होना या खून छूट जाना। ठीक है, ये किसके बाद होता है, ये एक्लेम्पशिया के बाद होता है। उस मरीजा को, उस हामला औरत को, उस गर्भवती महिला को जिसको एक्लेम्पशिया हुआ है और उसको दौरे पड़ रहे हैं एक्लेम्पशिया के, तो उसको जो है क्या होता है, एक्लेम्पशिया के दौरे के बाद क्या होता है, दिमाग में खून छूट जाता है। नंबर दो, सेरेब्रल एनोक्सिया, यानी कि दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंचता है। दिमाग में क्या, पूरी बॉडी में ही ऑक्सीजन कम पहुंचता है। अभी हमने पढ़ा है कि हाथ पैर जो है वो नीले हो जाते हैं, तो दिमाग में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब सेरिब्रल ओडिमा, ओडिमा कहते हैं किसी भी भरभराहट को, ओडिमा किसी ऐसी स्वेलिंग को कहते हैं, किसी ऐसी सूजन के कहते हैं जिसमें जो है इन्फ्लामेशन के, जो इन्फ्लामेशन की जो निशानियां हैं, साइन सिम्टम है, वो ना मिले। यानी कि गर्मी ना हो उसके अंदर, रेडनेस ना हो, ये ना हो, लेकिन भरभराहट हो उसके अंदर। तो सेरिब्रल ओडिमा, दिमाग की सूजन, दिमाग में सूजन। अब निज़ाम दौरान खून व कल्ब, निज़ाम दौरान खून व कल्ब, इसका मतलब ये है कि कल्ब यानी कि दिल में क्या क्या परेशानियां पैदा होती हैं एक्लेम्पशिया के दौरों के बाद मरीजा में, और दौरान खून में क्या प्रॉब्लम होती है। ब्लड वेसल्स में मरोड़ सख्ती, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो नसें होती हैं, जो आर्टरी होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनके अंदर रिजिडिटी यानी कि सख्ती आ जाती है। और सेल वाल यानी कि कोशिका की कवरिंग की परमियाबिलिटी में बढ़ोतरी, सेल वाल का छनाव, रिसाव। जो सेल वाल होती है, इंसान का जो जिस्म है वो सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है।
तो जो कोशिका है, कोशिका के चारों तरफ जो है एक कवरिंग होती है, जो एक कोशिका को आकार देती है, उसको जिस्म बनाती है कि इसकी हदूद यहाँ तक है कि ये एक कोशिका है, इसके बराबर में दूसरी कोशिका है। तो एक कोशिका को उसका आकार, उसका क्षेत्रफल जो प्रदान करती है वो सेल वॉल यानी कि कोशिका की जो दीवार है वो पैदा करती है। अब होता ये है, जिसको एक्लैम्सिया हो जाता है उसमें क्या होता है कि जो सेल वॉल है उसकी परमियाबिलिटी बढ़ जाती है। परमियाबिलिटी का मतलब ये है कि उसके अंदर से छनाव और रिसाव होने लग जाता है, अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर की तरफ रिसने लग जाती हैं, बाहर की तरफ रिसने लग जाती हैं। अब रीनल सिस्टम, निजाम तौलीद बॉल, गुर्दों वाला सिस्टम, जो गुर्दों वाला सिस्टम है उस पर क्या फर्क पड़ता है एक्लेम्पशिया के दौरों के बाद। मरीजा को जब एक्लेम्पशिया के दौरे होते हैं, शिकायत होती है, तो रीनल सिस्टम यानी कि उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो जीएफआर यानी पेशाब का छानना कम हो जाता है। गुर्दे भी अपना काम जो है वो प्रॉपर इतने अच्छे से नहीं करते जितना नॉर्मली करना चाहिए। तो जो जीएफआर है, जीएफआर कहते हैं, जीएफआर एक इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म है। उसका मतलब है कि गुर्दे जो है वो पेशाब को छानते हैं, तो ये जो अमल है, ये जो सिस्टम है वो कम हो जाता है। ओलिगो यूरिया, एनीयूरिया। ओलिगो, ओलिगो के मायने होता है कम होने के। ओलिगो के जो शाब्दिक अर्थ हैं, जो डिक्शनरी में मायने हैं, वो कम होने के हैं। यूरिया जो है यूरिन से लिया गया है, यानी कि पेशाब का कम आना। एन्यूरिया जो है वो भी पेशाब का कम आना। एनूरिया पेशाब का और ज्यादा कम आना या पेशाब का ना आना। ठीक है, ओलिगो यूरिया पेशाब का कम आना, एन्यूरिया पेशाब का बहुत कम आना, बिल्कुल माइन्यूट आना या बिल्कुल। निज़ाम तौलीद बोल, जीएफआर यानी पेशाब का छानने का अमल कम हो जाता है। ओलिगो यूरिया यानी पेशाब का कम आना, नॉर्मल मिकदार से कम आना। और एन्यूरिया, एनूरिया में या तो पेशाब बिल्कुल आना बंद हो जाता है या बहुत माइन्यूट यानी कि बिल्कुल बंद जैसा हो जाता है, बहुत ही कम आता है। गुर्दों में खून कम पहुंचना। जब गुर्दों में खून कम पहुंचेगा, गुर्दे जो है, पेशाब कहाँ से आता है, खून को छन के ही तो उसी में से तो पेशाब जो है छन के अलग हो जाता है। जब गुर्दों में खून ही कम पहुंचेगा तो पेशाब भी कम ही बनेगा। यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन बढ़ जाना। यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जो है ये अपशिष्ट हैं, जिनको गुर्दा जो है वो छान करके जो है पेशाब में बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब इनकी मिकदार बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। खून के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जब किसी मरीजा को एक्लेम्शिया के दौरे और एक्लेम्शिया की सारी सिचुएशन बनती है, तो खून के अंदर क्या क्या होता है। ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, यानी कि जो आरबीसी हैं वो बहुत तेजी से टूटते हैं। ठीक है, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है, आरबीसी 120 दिन जिंदा रहती है, ये हम पहले फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, चूंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं होती, तो उसमें जो है आरबीसी बहुत तेजी के साथ टूटने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, और इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी को बोलते हैं हीमोलाइसिस। प्लेटलेट्स का कम हो जाना, प्लाज्मा वॉल्यूम का कम हो जाना, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, यानी कि कहीं कोई खून में थक्का भी बन सकता है। मैनेजमेंट, इसका इलाज क्या है। मरीजा को अस्पताल में भर्ती करना। जैसे ही मरीजा जो है उसके अंदर बेचैनी वेचैनी हो, फर्स्ट स्टेज हो, प्री मॉनिटरिंग स्टेज हो, तो तभी अगर डायग्नोस बन जाए या अगली स्टेजेस में डायग्नोस बन जाए, तो जैसे ही पता लग जाए कि एक्लेम्शिया की तरफ जो है पेशेंट जा रही है, ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि मरीज को जो है घर, मतलब क्लिनिक लेवल पे ही कंट्रोल किया जाए, इसमें एडमिट की जरूरत पड़ती है। तो मरीज को जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। जब तक मरीज को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हो, तब तक जो है जितना भी फर्स्ट एड देने आपके पास मौजूद है, आपके पास प्रेजेंट है, तो आप दे सकते हैं तो वो दीजिए। इंजेक्शन फिनार्गन और इंजेक्शन डाइजेपाम जो है वो दिया जाना होता है इसमें, ताकि जो है मरीज को जो फीड्स आ रहे होते हैं या आने वाले होते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरीके से मरीज जो है वो सो जाता है, सेडेशन हो जाता है, और उसको दौरे वोरे नहीं आते। और जो दौरों की वजह से सारी चीजें होती हैं, जीभ बाहर निकल जाती है, कट जाती है, सांस भी घुटने में आ जाता है, वो सारी सिचुएशन जो है वो डिले हो जाती है, और इतना जो है वो हॉस्पिटल में भी जो है मरीज पहुंच ही जाता है। तो फर्स्ट एड के तौर से जो है उसको फर्स्ट एड दिया जा सकता है, लेकिन ये क्लिनिकल लेवल पे हैंडल करने वाली प्रॉब्लम नहीं होती, इसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है।
अब यहाँ पे जो है एक्लैम्पशिया कंप्लीट हो गया है। अब पॉलीहाइड्रामिनास पढ़ेंगे। पॉलीहाइड्रामिनास किसे कहते हैं? माँ के पेट में, यूट्रस में, पेट मतलब यूट्रस, स्टमक नहीं, माँ के ये जो बच्चेदानी है, जो जो यूट्रस है, जो रहम है, उसमें बच्चा होता है। तो बच्चा जो है 8 हफ्ते के बाद उसको फीटस बोलते हैं। 8 हफ्ते, 8 हफ्ते से पहले एम्ब्रॉय बोलते हैं, 8 हफ्ते के बाद जो है उसको फीटस बोलते हैं। अब फीटस में ये होता है कि जहाँ पे फीटस होता है उसके चारों तरफ जो है एक पानी जैसी रतूबत, लिक्विड होता है, जिसको एम्नियोटिक फ्लूइड बोल देते हैं। जिसमें बच्चा जो है मछली की तरह रहता है। ठीक है, जैसे मछली पानी में रहती है ऐसे ही बच्चा जो है एम्नियोटिक फ्लूइड में रहता है। बच्चा उसी एम्नियोटिक फ्लूइड को पीता है और उसी को पेशाब करता है। ठीक है। अब कुछ एक सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड है, ये जो एक नॉर्मल रेंज है, या तो उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा एकदम कम हो जाता है। वो जो सिचुएशंस होती हैं वो एक एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, और उनको समझना जरूरी होता है। तो पॉलीहाइड्रामिनास, तो पोली के मायने होते हैं ज्यादा या बड़ा। ठीक है, हाइड्रा कहते हैं पानी को, एमिनोस जो है वो एम्नियोटिक फ्लूइड बना है। पोली के मायने लिख लीजिए, आपके पास पेन होगा लिख लीजिए। पोली के मायने ज्यादा या बड़ा, हाइड्रो के मायने जो है पानी, हाइड्रा के मायने पानी, और मिनोस जो है वो एमिनोटिक फ्लूइड से बना है। यानी कि एमिनोटिक फ्लूइड की ज्यादती या एमिनोटिक फ्लूइड ज्यादा बन जाए। ठीक है। प्रेगनेंसी यानी कि हमल की वह गैर तबाई, यानी कि एबनॉर्मल हालत जिसमें एमिनोटिक फ्लूइड की मिकदार, मात्रा 2000 ml यानी 2 लीटर या 2 लीटर से ज्यादा हो जाए, पॉलीहाइड्रामिनास कहलाती है। एमिनोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इसको याद रख लेना। एमिनोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है इसको याद रख लेना। इसको मतलब ज्यादा आप मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे ही रख लो एग्जाम पर्पज से याद, कि एमिनोटिक फ्लूइड इंडेक्स की शॉर्ट फॉर्म है एएफआई। और ये पॉलीहाइड्रामिनास में जो है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए तो इस हालत में प्रेगनेंसी की इस हालत को पॉलीहाइड्रामिनास कहते हैं। प्रेगनेंसी में जो जो हालत बनती है, इस हालत को पॉलीहाइड्रामिनास कहते हैं। और इसमें एएफआई जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा आता है। ठीक है, एएफआई 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, इसको ऐसे ही याद रख लीजिए आप। और पॉलीहाइड्रामिनास आप समझ लीजिए कि बच्चे का जो पानी है, जिसमें बच्चा रह रहा है माँ के गर्भ में, रहम में, उसकी मिकदार जो है 2000 ml, मिलीलीटर या 2000 मिलीलीटर से कुछ ज्यादा हो जाए तो वो पॉलीहाइड्रामिनास कहलाता है। असबाब, कारण, वजह, काउज, इसकी वजह क्या होती है? ये जो पानी होता है, ये जो एमिनोटिक फ्लूइड है जिसमें बच्चा रहता है, पानी एक्चुअली ये पानी नहीं होता। पानी समझाने के लिए लिक्विड के फॉर्म में बोला जा रहा है। ये जो लिक्विड होता है, इसका जो है, इसकी बनने की वजह क्या होती है? अब पॉलीहाइड्रामिनास की हालत तब पैदा होती है जब एमिनोटिक फ्लूइड ज्यादा बनता है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो है, यूट्रस में जो है एमिनोटिक फ्लूइड बनता भी रहता है और काम में आता रहता है, एब्जॉर्प्शन भी उसका होता रहता है। लेकिन अगर बनने ज्यादा लग जाए और उसका इस्तेमाल कम हो, तो फिर वो क्या होगा, वो वहां पे जमा होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी सही वजह का पता नहीं चल पाता। फिर भी कुछ वजहें हैं जिनमें पॉलीहाइड्रामिनास की हालत पैदा होने को माना गया है। मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम कंडीशन का इसका नहीं पता कि पॉलीहाइड्रामिनास क्यों होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें ये माना गया है कि इनमें पॉलीहाइड्रामिनास की कंडीशन ज्यादा देखने में मिलती है। नंबर एक, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। ठीक है, यानी कि गर्भ में जो है वो एक से ज्यादा बच्चा हो। ठीक है। नंबर दो, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, यानी कि बच्चे में पैदाइशी कोई खराबी होना। बच्चे में पैदाइशी कोई खराब होना, यानी कि उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, या बच्चे का जो सिर में हाइड्रामिना पानी हो, अ, बच्चे के सिर में पानी हो, या बच्चे के गुर्दे जो है वो सही से काम ना कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चे को जो है कुछ पैदाइशी खराबी हो तो उसमें हो सकता है। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइनल बाइफिडा, इसमें क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में स्पाइन होता है। आपने देखा होगा जब सिजेरियन का ऑपरेशन करते हैं तो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं। एक्चुअली वो स्पाइनल फ्लूइड में ही दवाई छोड़ी जाती है, जिससे जो नीचे का धड़ है वो सुन्न हो जाता है। तो होता ये है कि जब न्यूरल, ये जो स्पाइन है, इसमें क्या होता है, कुछ वजहों से
जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है। ये क्या होता है, कई बार जो है ये वर्टिब्री से जो होती है उससे बाहर की तरफ आ जाता है। इसमें अलग अलग तरह की शक्लें बन जाती हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की कंडीशंस बन जाती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उसको बोलते हैं। पीछे जो है एक उभार सा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें स्पाइन ही इकट्ठी हो जाती है। तो वैसे तो इसकी कई वजह होती हैं, लेकिन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को जो है एक वजह माना गया है कि इससे पॉलीहाइड्रामिनास भी सिचुएशन माँ के अंदर बन सकती है। एनएनसिफेली हो सकता है। क्लेफ्ट प्लेट हो सकता है। क्लेफ्ट प्लेट यानी कि तालू में अंदर की तरफ जो तालू होता है ऊपर का, ऊपर की तरफ का, वो पूरी तरीके से ना बने। और जी क्लेफ्ट लिप हो सकता है, जो ऊपर वाला होंठ है वो चिरा हुआ हो जब बच्चा पैदा हो रहा हो। इसोफेगल एट्रेसिया यानी कि खाने की जो नली है, जो खाने का जो पाइप है, उसके अंदर जो है सिकुड़न हो। ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला, ट्रेकिया और इसोफेगस में है जो किसी किस्म का फिस्टुला हो। फिस्टुला फिस्टुला किसे बोलते हैं, बिटवीन टू एपिथेलियल लेयर्स जो है एक ओपनिंग हो जाए, यानी कि दो पाइप में जो दो लेयर हैं एपिथेलियम की, यानी कि दो पाइप हैं, उनके बीच में एक रास्ता बन गया। यानी कि जो सांस की नली है और जो खाने की नली है, उन दोनों के बीच में रास्ता बन बन गया। यानी कि सांस की नली और खाने की नली के बीच में कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा रास्ता बन गया। उसको बोल देते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। तो इसमें भी जो है क्या होता है, पॉलीहाइड्रामिनास अगर ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला बच्चे को है जो कि माँ के पेट में है, तो क्या हो सकता है, पॉलीहाइड्रामिनास यानी कि जो बच्चे के चारों तरफ जो पानी है वो बढ़ सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस, अगर माँ को जो है शुगर है तो उनको इस तरह की कंडीशन हो सकती है। फीटस में रीनल यानी गुर्दे, कार्डियक यानी दिल की बीमारियां, यानी कि बच्चा जो है, अगर बच्चे में गुर्दे से संबंधित बीमारियां हैं या दिल से संबंधित बीमारियां हैं, तो उसमें भी क्या हो सकता है, उसमें पॉलीहाइड्रामिनास यानी कि बच्चे के चारों तरफ पानी की मिकदार जो वो होती है एक नॉर्मल, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो बढ़ जाए, और उस गैर तबाई यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन को पॉलीहाइड्रामिनास कहते हैं। डाउन सिंड्रोम, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो जितने होने चाहिए नॉर्मल से कम ज्यादा हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कम ज्यादा होने से कई तरह की एनोमली होती है, कई तरह की सिचुएशंस पैदा होती है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है, इसमें इसको ट्राइसोमी 18 बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है उसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। ये सिचुएशन एक्चुअली क्यों होती है, ये सिचुएशन इसलिए होती है कि जो बच्चे बच्चे के जो गुणसूत्र हैं उसी के अंदर कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है। तो उसकी वजह से भी पॉलीहाइड्रोमिनोस को माना गया है। अब टाइप ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोस, यानी कि पॉलीहाइड्रोमिनोस की कितनी किस्में हैं। नंबर एक पॉलीहाइड एक्यूट, नंबर दो क्रोनिक। एक्यूट, कोई भी दिक्कत अगर एक्यूट होगी, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी अगर एक्यूट होगी, एक मोटी सी चीज समझ लीजिए, एक्यूट का मतलब क्या होगा, कि वो फौरन होगी, उसमें टाइम कम लगेगा, लेकिन उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत तेजी से आएगी। ठीक है, जैसे कि अगर कोरोना की एक्यूट कंडीशन है तो उसमें जो है वो 2-3 दिन के अंदर अंदर मतलब फौरन आएगा, और फौरन इतना ज्यादा इन्फेक्शन कर देगा बॉडी में भी कहीं बहुत ज्यादा। लेकिन अगर किसी बीमारी का जो है क्रोनिक इन्फेक्शन है, जैसे कि टीबी, तो वो क्या होगा, एकदम लगेगा भी नहीं, लगने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, और वो जो है उसका जो वक्फा है, उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा होता है। और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है, और उसकी जो शिद्दत होती है वो भी थोड़ा 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 करके चलती है। और जो एक्यूट होता है, इसका वक्फा कम होता है, शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। और जो क्रोनिक होता है उसका वक्फा ज्यादा होता है, शिद्दत कम होती है। तो एक्यूट वो बीमारियां होती है वो झट से हो और झट से कुछ काम कर जाए, ज्यादा लंबा टाइम ना ले, ऐसे समझ लीजिए। क्रोनिक ऐसी होती है, आराम आराम से लग रही है, सड़ सड़ के मरीज को जो है खा रही है, उसको क्रोनिक बोलते हैं, पुरानी बीमारी है एक तरीके से। अब एक्यूट हाइड्रोमिनोस, यानी कि जो पॉलीहाइड्रोमिनास पढ़ रहे थे हम, तो इसमें जो है एक्यूट पॉलीहाइड्रामिनास, यानी कि इस तरह का पॉलीहाइड्रामिनास जो एकदम बहुत तेजी के साथ हो। अब बहुत तेजी के साथ जो बीमारियां एक्यूट कंडीशन में होती हैं, उनकी शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, उनकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है एक बार की। ठीक है, जो क्रोनिक होती है उनका वक्फा यानी कि टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। ठीक है, लेकिन उनकी लंबा होता है, लेकिन उनकी शिद्दत यानी उनकी सीवियरिटी कम होती है। अब एक्यूट,
इसमें एम्यूनिटिक फ्लूइड बहुत तेजी से बढ़ता बढ़ता है। 20 हफ्तों तक ये कंडीशन हो जाती है, सिर्फ 20 हफ्ते, यानी कि 5 महीने तक ये सिचुएशन बन जाती है एक्यूट वाली। याद रखना, एक्यूट जो है वो बीमारी है जो फटाफट होती है और फटाफट कोई खराबी करती है, वो होती है एक्यूट। और जो सुकून से आराम आराम से हो रही है, ठीक है, लेकिन उसकी सीवियरिटी ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मरीज फौरन मर जाएगा या कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आराम आराम से चल रही है, तो वो क्रोनिक होती है, फटाफट नहीं होती। तो जो फटाफट हो रही है वो कब तक हो जाती है? केवल 20 हफ्ते, यानी कि 5 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। ज्यादातर प्लासेंटा से संबंधित बीमारियों की वजह से होता है। इसमें स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है, यानी कि जो एकदम ब्लीडिंग होके जो एबॉर्शन होने वाला होता है, वो वाला एबॉर्शन इसमें हो जाता है। किसमें? एक्यूट पॉलीहाइड्रामिनास में। लेकिन क्रोनिक पॉलीहाइड्रामिनास जो कि आराम आराम से होता है और बहुत लंबे टाइम में होता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, ठीक है, जो टाइम ज्यादा लेता है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे एम्यूनिटिक फ्लूइड बढ़ता है। ये 30 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बाद बढ़ता है। 30 हफ्तों का मतलब क्या हुआ? 7.5 महीने, ठीक है। 28 हफ्ते यानी कि 7 महीने, 30 हफ्ते यानी कि 7.5 महीने। ये क्या होता है? ये 7.5 महीने के बाद देखने में मिलता है। इसमें कोई स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन वगैरह नहीं होती। क्या होता है, मरीजा जो है, जो एक गर्भवती महिला है, उसकी बॉडी पे जो है भरभराहट आ जाती है, लेकिन ये इतनी सीवियर कंडीशन नहीं होती जितने की एक्यूट पॉलीहाइड्रामिनास होती है। अब पॉलीहाइड्रामिनास की निशानियां क्या क्या होती है? नंबर एक, डिस्निया यानी सांस लेने में परेशानी। जिसको पॉलीहाइड्रामिनास होगा, यानी कि पानी ज्यादा हो जाएगा, बच्चे के चारों तरफ वाला जो पानी है वो ज्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या होगा? डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके ऊपर भरभराहट आ जाएगी। उसे उसके ऊपर भरभराहट आ जाएगी और थुलथुला जिस्म देखने में लगेगा, उसको जो है हैवीनेस लगेगा, तो उससे क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए पॉलीहाइड्रामिनास हुआ, और पॉलीहाइड्रामिनास में बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है वो बढ़ गया। अब पानी बढ़ गया तो एब्डोमन के ऊपर दबाव बना, ठीक है, वो नीचे की तरफ, जाहिर सी बात है, जो ग्रेविटी का एक फोर्स है उससे नीचे की तरफ लटका। अब एब्डोमेन के ऊपर क्या है? डायफ्राम। और डायफ्राम का काम क्या है? डायफ्राम का काम क्या है? अप डाउन, अप डाउन। डायफ्राम जो ऊपर जाकर के फेफड़ों को सिकोड़ता है तो सांस बाहर, नीचे आकर के फेफड़ों को जो जगह मिल जाती है तो सांस अंदर। और जब ये नीचे की तरफ लटका रहेगा तो फिर क्या होगा? ये जो डायफ्राम होता है इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अप डाउन करने में। जब इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अप डाउन में, तो फिर सांस लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और जिससे जिसे डिस्निया बोलते हैं, डिस्निया, सांस लेने में प्रॉब्लम। लोअर लोअर एक्सट्रीमिटी एंड वुल्वल एरिया में ओडीमा। लोअर एक्सट्रीमिटी किसे कहते हैं? टांगों को और पैरों को, जो नीचे का धड़ है उसको लोअर एक्सट्रीमिटी कहते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या होता है? ओडीमा हो जाता है। ओडीमा क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, जब पॉलीहाइड्रामिनास हुआ तो बच्चे के चारों तरफ का पानी बढ़ा। बच्चे के चारों तरफ का पानी बढ़ा तो कुछ वजन बढ़ गया। अब वजन जब बढ़ गया, जब एक माँ उसे लेकर के कैरी करेगी, चलेगी फिरेगी, घर के काम वाम भी करेगी, तो ये होगा कि उसका जो एक्स्ट्रा वजन पड़ रहा है उसकी वजह से जो नीचे का धड़ है उसमें कहीं ना कहीं भरभराहट यानी कि ओडिमा आ जाएगा, ठीक है। धड़कन का बढ़ना, पैल्पिटेशन, ठीक है। एब्डोमन और थाई में दर्द। एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो पैल्पिटेशन और ये सब चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं माँ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। पैल्पिटेशन, एब्डोमन और थाई में दर्द, जो जांघें होंगी उनमें दर्द होगा और एब्डोमन में दर्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि एब्डोमन जो है, जो एब्डोमन है वो क्या है, वो भारी हो रहा है, वो नीचे की तरफ लटक रहा है। वेरिकोज वेन, यानी कि नसें जो है टांगों की घुटनों के नीचे, कुछ औरतों की टांगे जो है फूल जाती है। या वो लोग जो कि ट्रैफिक लाइट पे काम करते हैं, जिनको खड़ा होने का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, उनकी पिंडलियों में जो है पीछे की जो नसें होती हैं वो फूल जाती है, उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं, ठीक है। हेमोराइड्स, कई महिलाओं को, कई गर्भवतियों को जो है हेमोराइड्स भी हो सकता है, क्योंकि एनस पे कंटिन्यू प्रेशर पड़ने के बाद, मिकाद मिकाद यानी कि टट्टी के रास्ते पे लगातार प्रेशर बनने के बाद, जो वहां पे छोटी 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 जो कैपिलरीज है,
उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर वेरिकोसिटी वेरिकोसिटी हो जाएगी, वो जो है चौड़ी हो जाएंगी, फैल जाएंगी, और उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हेमोरॉइड्स हो जाएगा, बवासीर हो जाएगी। तो इसलिए प्रेगनेंसी का एक कॉम्प्लिकेशन भी होता है। अगर प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन को ना कंट्रोल किया जाए एंटीनेटल केयर में, यानी कि माँ की देखभाल, एक गर्भवती माँ की देखभाल में, अगर अगर एक गर्भवती माँ की देखभाल में अगर इन चीज़ों को नहीं ध्यान दिया जाएगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह को, तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन में जो है हल्की फुल्की हेमोरॉयड यानी कि बवासीर हो भी जाती है। ठीक है। अब साइन, दो चीजें होती है, एक चीज होती है सिम्टम, एक चीज होती है साइन। मैं पहले भी बता दूं, सिम्टम वो जो मरीज आपको आके बताए, साइन वो जो आप चेक कर लें, आप देख लें। ठीक है। फंडल हाइट ज्यादा, फंडल हाइट देखिए, जो यूट्रस है, यूट्रस को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यूट्रस का सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया फंडस, फिर नीचे वाला बॉडी, और सबसे नीचे वाला हो गया सर्विक्स। सर्विक्स यानी कि उनपुर रहम, यानी कि बच्चेदानी की गर्दन या बच्चेदानी का मुंह, उससे ऊपर बॉडी, और बॉडी से ऊपर फंडस। फंडस यानी कि वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा। अब किसी जब किसी महिला किसी औरत को जो है हाइड्रोमिनस हाइड्रोमिनस से सफर कर रही है, हाइड्रोमिनोस की परेशानी उसको हो रही है, तो उसका क्या होगा, जब पानी ज्यादा है तो बच्चेदानी जो है वो ज्यादा फूलेगी, ज्यादा फूलेगी तो वो ज्यादा एरिया लेगी, और वो ऊपर तक जो है ऐसा लगेगा जैसा उठ रहा हो। तो फंडल हाइट यानी कि फंडस ऑफ यूट्रस है, उसकी जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है, वो क्या उभरी हुई दिखाई देगी, तो फंडल हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एब्डोमेन स्किन पर खिंचाव यानी शाइन शाइन हो जाती है। जो एब्डोमेन है, चूंकि दबाव पड़ रहा है, दो तरीके से दबाव पड़ रहा है। एक तो जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो खिंचाव पैदा कर रहा है, अपनी जगह बना रहा है। दूसरे, वो ग्रेविटी का जो फोर्स है, जो जमीन हर चीज को अपनी तरफ एक प्रेशर लगाती है, कोई भी चीज ऊपर फेंके तो नीचे आती है। ठीक है। तो एक ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, तो वो जो ग्रेविटी का फोर्स होता है, वो भी नीचे की तरफ जो है एब्डोमेन को खींच के रखता है। उससे क्या होता है, उस पर शाइनिंग चमक आ जाती है, उसके स्ट्रेच होने की वजह से, खींचने की वजह से। फीटल हार्ट साउंड को सुनने में परेशानी होती है। फीटल हार्ट साउंड, फीटल बच्चा, हार्ट दिल, साउंड आवाज, यानी कि बच्चे के दिल की आवाज को सुनने में परेशानी होती है। क्यों होती है बच्चे के दिल की आवाज को सुनने में? क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा लिक्विड में, एम्नियोटिक फ्लूइड में है, इतने में है जितने में इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जितने की उसे जरूरत भी नहीं है, उससे दो गुना, तकरीबन दो गुना एक तरीके से लिक्विड में, एक फ्लूइड में बच्चा है, तो इतने ज्यादा फ्लूइड में एग्जैक्ट उसके हार्ट की साइट, यानी कि हार्ट कहाँ पे है, उसको ढूंढना, और उसको ढूंढ कर फिर प्रॉपर आवाज को सुन लेना एक बड़ा जो है चैलेंजिंग काम होता है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस चेंज होती रहती। प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस किसको कहते हैं? बच्चा जो है एक टाइम पे आकर के जो है माँ के पेल्विक में जो है इंगेज हो जाता है। उस बच्चे का जो सिर है वो माँ के पेल्विक में, यानी कि नीचे की तरफ जो है फिक्स हो जाता है। ठीक है, एक टाइम पे आकर के। लेकिन अगर बच्चे के चारों तरफ पानी बहुत ज्यादा है, तो वो जब पानी बहुत ज्यादा है, तो वो जो पानी बहुत ज्यादा है वो उसको फिक्स होने में, इंगेज होने में भी परेशानी करेगा। बच्चा जो है वो ज्यादातर तैरता ही रहेगा। अब उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो अरवट करवट है, उस वो जिस कंडीशन में रह रहा है, वो लगातार अदलती बदलती रह सकती है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या इससे दिक्कतें आती है? नंबर एक, माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन देखिए, सही प्रेजेंटेशन क्या है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जिसमें सिर नीचे की तरफ हो, और बाकी जो है, बाकी धड़ जो है वो ऊपर की तरफ, सिर नीचे की तरफ, यानी कि बच्चेदानी की जो निकासी है, जो सर्विक्स है, उसकी तरफ सिर होना चाहिए। उसको वर्टेक्स बोलते हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा हो तो सिर पहले बाहर आना चाहिए। ठीक है। तो वो एक गुड प्रेजेंटेशन है। लेकिन वो प्रेजेंटेशन अगर ब्रीच, यानी कि बच्चा जो है उल्टा हो जाए, कूलों की तरफ से सामने आए, ठीक है, या ट्रांसवर्स यानी कि राइट टू लेफ्ट लेटा हुआ हो, तो ये माल प्रेजेंटेशन। माल कहते हैं खराब को, जिस तरह मलेरिया। ठीक है, ऐसी हवा जो कि खराब हो। ठीक है। क्योंकि पहले ये मान लिया जाता था कि मलेरिया जो है वो हवा से होता है, खराब हवा से, तो इसलिए उसका नाम मलेरिया पड़ गया था। तो इसी तरीके से माल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कहते हैं कि बच्चा अपने आप को किस हालत में पेश कर रहा है, यानी कि किस हालत में है। तो माल प्रेजेंटेशन यानी कि एक गलत कंडीशन, एक गलत बच्चे की एक गलत सिचुएशन, बच्चे की एक गलत प्रेजेंटेशन।
अब प्री टर्म लेबर में हम इसको पढ़ चुके हैं। प्री टर्म लेबर किसको कहते हैं? 37 हफ्ते से पहले जो बच्चा पैदा हो जाए, जो लेबर हो जाए, उसको प्री टर्म लेबर बोलते हैं। ठीक है। तो प्री टर्म लेबर क्यों होगा? क्योंकि पहले ही ज्यादा फ्लूइड बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो दिमाग को एक मैसेज जाता है कि मतलब एक यूट्रस का पूरी बॉडी के मैसेज दिमाग को जाते हैं, तो एक मैसेज जाता है स्ट्रेच के बाद कि इसका जो है टाइम पूरा हो गया है, और वो जो गलत मैसेज जाता है उससे जो है लेबर पे आ जाती है। फीमेल जो है, एक गर्भवती महिला जो है वो लेबर पे आ जाती है और प्री टर्म लेबर हो जाती है। प्री एक्लेम्पशिया, अब कोड प्रोलैप्स हो जाती है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, फ्लूइड बहुत ज्यादा है, बच्चा उसमें जो है तैर रहा है, तो वो गर्दन वर्दन में भी फंस सकती है और प्रोलैप्स भी हो सकती है। पोस्टपार्टम हेमरेज के चांस बढ़ जाना। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा पैदा होने के बाद खून, पोस्टपार्टम हेमरेज, बच्चा पैदा होने के बाद परफ्यूज ब्लीडिंग, एकदम से खून छूट जाना। ठीक है। तो उसके चांस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि पॉलीहाइड्रामिनास में होता क्या है, पॉलीहाइड्रामिनास में पॉलीहाइड्रामिनास में जो यूट्रस है वो खिंचा हुआ रहता है, क्योंकि अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा है। ठीक है, भारी रहता है। तो यूट्रस जो है वो बच्चे को खारिज करने के बाद जो है वो एकदम अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि उसका साइज काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कई बार ब्लीडिंग छूट जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परफ्यूज ब्लीडिंग। तो पोस्टपार्टम हेमरेज की सिचुएशन चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं पॉलीहाइड्रामिनास में। पॉलीहाइड्रामिनास यानी कि अगर फ्लूइड ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज के चांस बढ़ जाते हैं। LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यानी कि सिजेरियन यानी कि एब्डोमेन पे कट मार करके बच्चे को एब्डोमेन से निकालना। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं डिलीवरी और लेबर में, यानी कि इसको डिलीवरी तो कहेंगे लेकिन लेबर नहीं कहेंगे। ठीक है। तो LSC के चांस भी बढ़ जाते हैं पॉलीहाइड्रामिनास में। क्यों? क्योंकि माल प्रेजेंटेशन होती है, बच्चा सामने की तरफ, जब बच्चे का हेड नहीं आ रहा है, बच्चा जो है ट्रांसवर्स भी हो सकता है। ठीक है। वो सारी सिचुएशंस होती हैं। तो उसमें क्या होता है, सिजेरियन से भी बच्चे को पैदा करवाना पड़ सकता है, ऑपरेशन से भी बच्चे को पैदा करवाना पड़ सकता है। मैनेजमेंट, इसका इलाज क्या है? अगर पॉलीहाइड्रामिनास माइल्ड है तो, कम है तो, यानी कि पानी अगर कम है तो, सॉरी, मैं पानी बोल रहा हूं, पानी का मतलब यहाँ पे फ्लूइड है, एम्नियोटिक फ्लूइड। अगर एम्नियोटिक फ्लूइड जो है वो यानी कि पॉलीहाइड्रामिनास तो हुआ, यानी कि ज्यादा तो है, लेकिन पॉलीहाइड्रामिनास बहुत ज्यादा नहीं है, तो मरीजा को आराम करने वगैरह से ही ठीक हो जाता है। आराम कराएं मरीजा को, उसको जो है अच्छा न्यूट्रिशन दें, उसके खान पीन का ध्यान रखें, उसके आराम का ध्यान रखें, उसी से मरीजा जो है ठीक हो जाती है। अगर पॉलीहाइड्रामिनास कम दर्जे का है, एम्नियोटिक फ्लूइड जो है बढ़ तो रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है कि उससे कोई परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। अब दूसरा क्या है, सीवियर हाइड्रामिनास में, यानी कि अगर पानी काफी है तो कॉम्प्लिकेशंस यानी परेशानियां को ध्यान में रखते हुए मरीजा को फौरन अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। सभी खून की जांच यानी इन्वेस्टिगेशंस करवा देने चाहिए, बेड रेस्ट कराना चाहिए। और इंडोमेथेसिन नामी दवाई एम्नियोटिक फ्लूइड को कम करने के लिए दी जाती है। ठीक है। ये सारी सिचुएशंस हैं। जी। ओलिगो हाइड्रोमिनोस, ओलिगो कहते हैं, मेहंदी प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ओलिगो कहते हैं कम को, थोड़े को, हाइड्रो कहते हैं पानी को, एमिनोस बोलते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड को, यानी वो सिचुएशन जिसमें एम्नियोटिक फ्लूइड कम हो जाए। पॉलीहाइड्रामिनास में एम्नियोटिक फ्लूइड यानी कि बच्चे के चारों तरफ का पानी, एम्नियोटिक फ्लूइड जो है पॉलीहाइड्रामिनास में बढ़ रहा था। ओलिगो के मायने कम के होते हैं, ओलिगो मीन्स कम, ओलिगो यूरिया पेशाब का कम आना। ठीक है। ओलिगो यूरिया पेशाब का कम आना, और ओलिगो हाइड्रामिनास जो एम्नियोटिक फ्लूइड है उसका उसका कम होना।
और पोलीहाइड्रामिनास और एमिनोटिक फ्लूइड का बढ़ जाना। अब हमल यानी गर्भावस्था में एमिनोटिक फ्लूइड की मिकदार यानी कि क्वांटिटी नॉर्मल मिकदार से कम हो जाए उसको ओलिगोहाइड्रोमिनोज कहते हैं। 36 से 38 हफ्ते के हमल यानी गर्भावस्था में एमिनोटिक फ्लूइड 1000 ml यानी कि 1000 ml और 40 हफ्ते पर 600 से 800 ml होता है। ये सवाल एग्जाम में आने लायक होता है। देखो, 36 से 38 हफ्ते के हमल में गर्भावस्था यानी गर्भावस्था में एमिनोटिक फ्लूइड 1000 ml और 40 हफ्ते पर 600 से 800 ml होता है। एमिनोटिक फ्लूइड के बारे में बात करें तो थोड़ा सा समझ लीजिए। 36 हफ्ते यानी कि 9 महीने पूरे हो गए हैं, और बच्चे का जो लेबर का एक सही टाइम है वो क्या है, वो है 37 हफ्ते, यानी कि 9 महीने 7 दिन, यानी कि 9 महीने प्लस 1 हफ्ता। ठीक है। तो 36 से 38 हफ्ते यानी कि तकरीबन वही टाइम है ये जो कि बच्चे पैदा होने का होता है, यानी कि 9 महीने, 9 महीने 7 दिन या 9 महीने 14 दिन, यानी कि जहां से एक लेबर की नॉर्मल, एक नॉर्मल लेबर की सिचुएशन जो है बन जाती है। तो उसमें जो एम्यूनिटिक फ्लूइड होता है वो 1000 ml होता है नॉर्मली। 1000 ml नॉर्मली, जब 9 महीने हो, 9.25 महीने हो, 9.5 महीने हो, उसमें 1000 ml होता है। और जब 40 हफ्ते हो जाते हैं, यानी कि पूरे 10 महीने हो की जो प्रेगनेंसी गर्भ हो जाता है, उस टाइम जो है ये थोड़ा कम हो जाता है, ये 600 से 800 ml हो जाता है। और इसकी मात्रा 600 से 800 ml ही सही होती है, नॉर्मल होती है उस टाइम पे, 40 हफ्ते पे। 40 हफ्ते पे 600 से 800 ml एम्यूनिटिक फ्लूइड ही नॉर्मल, उसकी मात्रा जो है नॉर्मल होती है। ये मतलब एक्सक्यूशन बनता है कि 40 हफ्ते पे एम्यूनिटिक फ्लूइड कितना, और 36 से 37 हफ्ते पे एम्यूनिटिक फ्लूइड कितना। जब 40 हफ्ते पर यह मात्रा यानी मिकदार 200 ml रह जाए, ठीक है, केवल 200 ml रह जाए, ये AFI यानी 5 सेंटीमीटर रह जाए। पोलीहाइड्रामिनास में AFI जो है 25 सेंटीमीटर होता है, और ओलिगोहाइड्रामिनास में AFI 5 सेंटीमीटर होता है। इसको ऐसे ही याद कर लेना एग्जाम के पर्पज से। ठीक है। तो उसको ओलिगोहाइड्रोमिनोस कहते हैं। ये हालत पोलीहाइड्रोमिनोस के एन उलट होती है, यानी कि बिल्कुल उल्टी होती है। पोलीहाइड्रामिनास और ओलिगोहाइड्रोमिनोस एकदम जो है एक दूसरे के उलट है। पोलीहाइड्रामिनास पानी एमिनोटिक फ्लूइड का बढ़ जाना, ओलिगोहाइड्रामिनास एमिनोटिक फ्लूइड का कम हो जाना, एकदम उल्टी चीजें हैं, एकदम अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे के मुखालिफ चीजें हैं। कारण वजह मतलब एमिनोटिक फ्लूइड जो है वो कम क्यों हो जाता है? बच्चा यानी फिटिस की एक या दोनों गुर्दों का डेवलप ना होना, यानी दोनों गुर्दे अच्छे से डेवलप ना होने, अच्छे से ना बने। फीटस के यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट, जो बच्चा एक्चुअली होता क्या है, बच्चा जो है, बच्चा एमिनोटिक फ्लूइड ही को पीता है और एमिनोटिक फ्लूइड ही को जो है वो पेशाब कर देता है। ठीक है। तो बच्चे का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जो बच्चे का पेशाब का सिस्टम है, गुर्दे, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा, जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई रुकावट हो, तो उसमें ओलिगोहाइड्रोमिनोस की सिचुएशंस देखने में आती है, ओलिगोहाइड्रोमिनोस की कंडीशन बनती है। फीटस में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है एक खतरनाक गुर्दों की बीमारी है, जिसमें गुर्दा जो है, गुर्दे के अंदर जो है रसोलिया रसोलिया सी, घिरा घिरा सी बन जाती हैं, और गुर्दा अपना काम सही से नहीं कर पाता। क्रोमोसोमल एबनॉर्मल एनोमलीज, बच्चे में क्रोमोसोम डिफेक्ट हो जाए कुछ, वो उसमें जो है क्रोमोसोमल एनोमली जितनी भी होती है उसमें से कुछ ना कुछ हो जाए। अब इन्फेक्शन यानी कि इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, यानी कि बच्चे जब माँ के पेट में है उसे वहीं पे इन्फेक्शन हो जाए, इस तरह के इन्फेक्शन को इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन बोलते हैं। यूट्रस यानी बच्चेदानी, प्लासेंटा में कमजोरी, ठीक है, मरीजा माँ में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर माँ के अंदर पहले ही कमी है पानी की, तो उसके बच्चे को बहुत मुमकिन है कि उसके बच्चे के चारों तरफ जो एम्यूनिटिक फ्लूइड है जो उसके गर्भ में है, तो उसमें भी हो जाता है। कई बार कुछ महिलाएं, कुछ गर्भवती महिलाएं क्या करती हैं, पानी बहुत कम पीती हैं, उनको कितना ही समझा लो वो पानी नहीं पीती। तो सिचुएशन ऐसा होता है, अगर जून जुलाई का महीना चल रहा है
गर्मी का, सख्त गर्मी का महीना चल रहा है, और वो कम पानी कम पी रही है, गर्भवती महिला जो है, हामला औरत जो है, पानी कम पी रही है, तो बहुत मुमकिन है कि वो ओलिगोहाइड्रोमिनोस में चली जाए, यानी कि उसके बच्चे के चारों तरफ जो है, जो फ्लूइड है, वो कम, एम्नियोटिक फ्लूइड है, वो कम हो जाए। या इस तरह की सिचुएशन, जैसे कि अब रमजान आ रहा है, मैं आपको बताऊं, कई महिलाएं, कई औरतें ऐसी होती हैं कि जो कमजोर होती हैं बॉडी से, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो गर्भवती होती है और वो रोजे रखने शुरू कर देती हैं, ठीक है। अब वो रोजे रखने शुरू कर देती हैं, अब बॉडी का फंडामेंटल क्या है, बॉडी का नियम क्या है, कि अगर बॉडी को कोई चीज बाहर से नहीं मिलेगी, तो बॉडी जो अंदर मौजूद होता है, बॉडी उसे इस्तेमाल कर लेती है, ठीक है। बॉडी जो अंदर चीज होती है उसे इस्तेमाल कर लेती है। जब चूंकि रोजों में पानी नहीं पीते, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे प्यासे रहते हैं, तो बॉडी क्या करती है, वो जो एम्यूनिटिक फ्लूइड है, जो बच्चे के चारों तरफ पानी है, और एक औरत जो है वो पहले ही डिहाइड्रेटेड है, कमजोर है, तो वो बॉडी क्या करती है, उसका इस्तेमाल कर लेती है फिर। अब बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है उसको इस्तेमाल करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगा। तो इस चीज को भी एक डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए, कि भाई अगर मान लो रमजान में कोई इस तरह की लेडी आ रही है, तो फिर उसके रोजे वगैरह अगर लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ा सा इस तरह की है, तो उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए, उसको ये सिचुएशन बताई जाए, सारी चीजें जो भी है। अब निशानियां, निशानियां क्या होगी, फंडल हाइट का, उभार का कम होना। फंडल हाइट के बारे में मैंने बताया था, जो यूट्रस की छत है, जो बच्चेदानी की छत है, उसको फंडस बोलते हैं। फंडल हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई जो है वो कम दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि वहां पे बच्चे के चारों तरफ पानी जो है, एम्नियोटिक फ्लूइड कम है, तो वो उभार है ही नहीं, जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल होना चाहिए, तो फंडल हाइट क्या होगी, कम होगी। एम्नियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से यूट्रस फुल ऑफ फिटस लगता है। एम्नियोटिक फ्लूइड जो है कम होता है, अगर बाहर से एब्डोमेन को चेक किया जाए, तो उसमें महसूस होगा जैसे बच्चा ही बच्चा है, पानी कम महसूस होगा। ऐसा क्यों महसूस होगा, ऐसा इसलिए महसूस होगा क्योंकि एम्नियोटिक फ्लूइड की जो मिकदार है, जो मात्रा है, वो कम है। एम्नियोटिक फ्लूइड की मिकदार, मात्रा कम है, और बच्चे के जो ऑर्गन है वो जो है पैल्पेट होंगे, महसूस होंगे। पैल्पेट जो है किसी चीज को छू करके महसूस करना, ठीक है, तो वो क्या होगा, महसूस होगा जैसे बच्चे के ऑर्गन जो है वो टच हो रहे हो। अब फीटल मूवमेंट यानी कि बच्चे की हरकत कम होगी। बच्चे की हरकत कम क्यों होगी, क्योंकि बच्चे के चारों तरफ जो है फ्लूइड कम है। बच्चे को हरकत करने के लिए एक माहौल चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक जगह चाहिए। जगह कैसे बनेगी, जब पानी नॉर्मल होगा, एम्नियोटिक फ्लूइड नॉर्मल होगा। एम्नियोटिक फ्लूइड नॉर्मल नहीं है, कम है, अंदर जो है वो सूखा है। तो जब अंदर सूखा है, पानी कम है, तो उस सिचुएशन में होना क्या है, उस सिचुएशन में बच्चे को प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है हाथ पैर घुमाने की, चलाने फिराने की। तो बच्चे की जो मूवमेंट है, जो एक्सट्रीमिटीज की, जो हाथ पैरों की मूवमेंट है, वो नॉर्मल मूवमेंट से कम महसूस होगी। फीटल पार्ट महसूस होते हैं, जिसको पढ़ चुके हैं। माल प्रेजेंटेशन यानी कि ब्रीच की संभावना होती है। अब ब्रीच यानी कि बच्चा जो है कूलों की तरफ से सामने आए। अब कॉम्प्लिकेशन यानी परेशानियां, इसमें परेशानियां क्या क्या होती है। नंबर एक, प्रोलोंग्ड लेबर, यानी कि जो प्रोलोंग्ड लेबर किसको कहते हैं, प्रोलोंग्ड लेबर हमने पढ़ा था, अगर कोई प्रेगनेंसी 42 हफ्ते तक पहुंच गई, उसके बावजूद भी लेबर पेन शुरू नहीं हुए, तो उसको प्रोलोंग्ड लेबर कहेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था पॉलीहाइड्रामिनास में जो है प्री टर्म लेबर होती है, यानी कि टाइम से पहले बच्चा, टाइम जो है 37 वीक्स का जो टाइम है उससे पहले, क्यों, क्योंकि वहां जो यूट्रस है वो फुल होता है, और एक मैसेज जाता है दिमाग को, और उससे जो एक नॉर्मल कंडीशन बनती है, उससे नॉर्मल कंडीशन ऐसी बनती है कि एक महिला जो है, जो एक औरत है, वो प्री टर्म लेबर में चली जाती है पॉलीहाइड्रामिनास में। उसके उलट सिचुएशन भी उसके उलट बनेगी, यहाँ प्रोलोंग्ड लेबर, यानी कि जो टाइम है लेबर का, बच्चा पैदा होने का जो टाइम है, वो जो टाइम है वो लंबा खिंच जाता है इसमें, और प्रोलोंग्ड लेबर में मां चली जाती है। कोड कंप्रेशन यानी आवलनाल का दबाव, एबोर्शन, इसमें एबोर्शन भी हो सकता है अगर पानी बहुत ज्यादा कम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया, बच्चे के फेफड़े कमजोर होते हैं। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, क्योंकि चूंकि बच्चे की गिजा, बच्चे का खाना, वो फ्लूइड ही होता है, उसे ही वो पीता है, उसे ही वो निकालता है, ठीक है। वैसे जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा होता है,
बच्चे को न्यूट्रिशन जो मिल रहा होता है वो माँ की अवल नाल से, खून से मिल रहा होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, उसको जो भी चीजों की जरूरत है। लेकिन बच्चा जो चूंकि जो है मुंह से मुंह से पी करके जो है पेशाब करने लग जाता है, उधर से भी उसका उसको जो है न्यूट्रिशन मिलता है, और बच्चे को जो खुश्की आ जाती है, तो उससे क्या होता है, इंट्रा यूटाइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और उससे बच्चा जो है, बच्चे की जो बढ़ोतरी है, जो विकास है, वो रिटार्ड हो जाता है, रुक जाता है। बच्चे की जो बढ़ोतरी है वो ओलिगोहाइड्रोमिनोस में कम हो जाती है। मैनेजमेंट, इसका इलाज क्या है? माँ को लिक्विड डाइट यानी अपनी गिजा से ज्यादा माँ लिक्विड डाइट को अपनी गिजा में ज्यादा ऐड करे, यानी कि जूस वगैरह, पानी वगैरह, शरबत वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीजें ज्यादा ले। ठीक है, रेस्ट करे, आराम करे, ज्यादा भाग दौड़ से बचे, ज्यादा काम वाम से बचे। ठीक है, एंटीनेटल केयर यानी बेहतर तौर पर एंटीनेटल केयर की जाए। एंटीनेटल केयर यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले जो एक गर्भवती की देखभाल होती है उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो वो जो है वो बेहतर तौर से होनी चाहिए। एम्यूनेटिक फ्लूइड के लिए एमनियो इन्फ्यूजन, कई ड्रिप आती हैं, बोतलें आती हैं, इन्फ्यूजन आते हैं जो एमिनोवाइल के नाम से और अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग के नाम से निकाली हुई है। ठीक है, तो उनका इन्फ्यूजन कर सकते हैं। इन्फ्यूजन यानी कि उनको आईवी लाइन से नस में चढ़ा सकते हैं, जैसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते चढ़ाते हैं, तो उसको एमिनियो इन्फ्यूजन बोलते हैं। जो एमिनोटिक होती है, जो बोतल होती है, उसको ड्रिप की तरह चढ़ाना जो है एमनियो इन्फ्यूजन कहलाता है। उसको चढ़ा सकते हैं, वो थोड़ी सी महंगी आती है, 400 500 300 400 500 की प्राइवेट में आती है, और गवर्नमेंट तो बहरहाल फ्री है। और आरएल लगानी चाहिए। आरएल जो है वो सस्ती होती है, लेकिन अगर जरूरत है तो एम्यूनिटिक फ्लूइड इन्फ्यूजन की तो जरूरत लगाया जाए। ठीक है, महंगा सस्ता ना देखा जाए, और अगर मतलब आरएल से काम चल सकता है तो फिर मरीज का खर्चा क्यों बढ़ाया जाए, अगर वो सस्ते में ठीक हो रही है तो फिर आरएल लगा दी जाए। अब हाई डेटी फॉर्म मोल यानी कि वेजाइकुलर मोल। हाई डेटिफॉर्म मोल या वेजाइकुलर मोल, ये एक डिफरेंट तरह की दिक्कत है, डिफरेंट तरह की परेशानी है, बीमारी है। इसको समझते हैं। ये प्लासेंटा में डेवलपमेंट यानी गलत तरीके से होने वाली एक बीमारी है। प्लासेंटा में कुछ खराबियां आ जाती हैं। प्लासेंटा जो है, जिसके जरिए से माँ से बच्चे को खून मिलता है, जो माँ की बच्चेदानी में यानी कि यूट्रस में चिपकी रहती है, और जिससे जो है ब्लड जो है अम्बलाइकल कोड एक तरह की अम्बलाइकल बोर्ड बोलते हैं, कोड बोलते हैं अवल नाल को। एक ये तो एक अवल नाल यानी कि एक रस्सी जैसी होती है। और ये जो प्लासेंटा होता है, ये एक मांसपेशी का ऐसा होता है कि ये चिपकी हुई होती है यूट्रस में। तो उससे जो है ब्लड वो ले करके जो है ये अम्बलाइकल कोड यानी उस पाइप में को होके जो है बच्चे की अवल नाल में पहुंचता है, और अवल नाल से उसकी पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करके, घूम फिर करके जो है उसको पूरा न्यूट्रिशन दे करके फिर वापस माँ के ब्लड में मिल जाता है। तो ये जो प्लासेंटा है, ये इस प्लासेंटा में जो परेशानी पैदा होती है उसकी वजह से ये बीमारी होती है, जिसको हाइडेटिफॉर्म मोल कहते हैं या वेजिकुलर मोल कहते हैं। अब इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आने के चांस बनते हैं। प्लासेंटा में मौजूद प्लासेंटा में मौजूद कोरियनिक विलाई। कोरियनिक विलाई क्या होती? कोरियनिक विलाई क्या होती? छोटी 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 से जो है प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि पकड़ के रखते हैं यूट्रस को। क्योंकि अगर यूट्रस को प्लासेंटा किसी चीज से पकड़ के नहीं रखेगी तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो क्या होता है, ये कोरोनिक विलाई है, यानी कि ये उसमें होती है। अब ये एक मास में तब्दील यानी कि परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसका गलत डेवलपमेंट हो जाता है, इसका जो विकास है वो गलत तरीके से हो जाता है। जो इसको एक सही प्लासेंटा का रोल अदा करना चाहिए था, ये प्लासेंटा का सही रोल अदा नहीं करती। इसको क्या होता है, इसके अंदर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जो इसके अंदर प्लासेंटा के अंदर जो कोरियोनिक विलाई होती है उसमें एक मांस में तब्दील हो जाता है। अब प्लासेंटा में मौजूद कोरियोनिक विलाई में डीजेनरेट और प्रोलिफरेटिव बदलाव होते हैं। डीजेनरेशन और प्रोलिफरेटिव बदलाव, ये एक तरह की कंडीशंस हैं, जिसके बाद जो है ये इस तरह की कंडीशन बन जाती है। इसमें कोरियोनिक विलाई पिन की टिप से लेकर अंगूर जितने साइज में हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो कोरियोनिक विलाई है प्लासेंटा की, वो जिस तरह की पिन की टिप होती है उससे लेकर के अंगूर जितने मोटे मोटे जो है बन जाते हैं। इसमें कोरियनिक विलाई अंगूर जैसे होने या पानी के बुलबुले जैसे होने की वजह से हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं,
जैसे कि कुछ महिलाओं को पानी के बुलबुले यानी कि पानी की रसोलियां बन जाती हैं, ठीक इसी तरीके से जो है ये हाइड्रेटेड फोम मोल जो है उससे मिलती जुलती देखने में लगती है, कंडीशन बिल्कुल अलग है, देखने में लगती है। ठीक है। पानी की रसोली रसोली के जैसा होने की वजह से इसको हाइड्रेटेड फोम विलाई के नाम से भी जाना जाता है। अब हाइड्रेटी फोम मोल एक गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक बीमारी है। ये एक पॉइंट है, अगर एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना। अब हाइड्रेटी फोम की दो किस्में हैं, एक कंप्लीट हाइड्रेटी फोम मोल, एक इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट को पार्शियल हाइड्रेटी फोम मोल भी कहते हैं। कंप्लीट हाइड्रेटी फोम का मतलब यानी कि जो गर्भ है, जो एम्ब्रॉय है, वो पूरा का पूरा खराब हो जाए, प्लासेंटा प्लासेंटा और अम्बलाइकल कोड और फीटस पूरा का पूरा गल सड़ जाए, पूरा का पूरा खराब हो जाए, उसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। और इनकम्प्लीट उसमें बोलते हैं, उसमें कंप्लीट जो है वो पूरा का पूरा खराब नहीं होता। अब कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल इसमें क्या होता है, ये एक वेरी सीरियस कंडीशन होती है, इसको समझने की जरूरत है। इसमें एम्ब्रॉय अम्बलाइकल कोड वगैरह की पहचान नहीं होती, यानी कि सारा खिल्त बिल्त हो जाता है। ज्यादातर एम्ब्रॉय के यूट्रस में इम्प्लांट होने से पहले ही हो गया होता है। ठीक है। होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के छठे से सातवें दिन जो एम्ब्रॉय है वो यूट्रस में आ जाता है, बच्चेदानी में आ जाता है, और 11वें दिन तक जो है वो एक इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि वो जो है चिपक जाता है, जहां उसको अपनी जगह बनानी होती है वो बना लेता है यूट्रस में। लेकिन ये जो कंप्लीट हाइड्रेटिव फोम मोल है, ये जो खराबी है ये उससे पहले ही बन जाती है। ये वेजिकल्स का मास यूट्राइन कैविटी के इन्फेक्टेड कर देता है, यानी कि ये इतना खतरनाक इन्फेक्शन होता है, इतनी बुरी एक तरीके से उसके अंदर इन्फेक्शन होता है कि जो यूट्राइन कैविटी है, जो अंदर का यूट्रस का हिस्सा है, ये उसको भी गला देता है, उसको भी खराब कर देता है। ठीक है। और ये यूट्रस के अलावा दूसरे पास के ऑर्गन में भी पेनिट्रेट कर सकता है। ये इतना खतरनाक होता है, जो अंदर का गला सड़ा भाग होता है, कई बार वो यूट्रस के अंदर सुराख करके जो यूट्रस के आसपास दूसरे ऑर्गन, दूसरे अंग होते हैं, उनके वहां तक जाकर के इन्फेक्शन पैदा कर देता है। कौन? कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल। और ये क्या होता है, जो विलाई हैं प्लासेंटा के अंदर, ये उनका इन्फेक्शन होता है, उनके अंदर जो है ये एक गलत तरह का डिजेनरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं। अब पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल हमल यानी गर्भावस्था के 8 से 90 हफ्ते में होता है। 8 से 90 हफ्ते में होता है। वो जो कंप्लीट है वो कब होगा, वो शुरू में हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद हो जाएगा। लेकिन ये जो पार्शियल है ये कब होगा, ये दूसरे महीने पे होगा। 8 से 90 महीने में होता है, सॉरी 90 हफ्ते में होता है। इसमें ट्रोफोब्लास्ट का हाइपरप्लाजिया यानी कि सेल का गैर तबाही तौर पर बनना कम हो जाता है। इसमें दूसरी वहां क्या होता है, वहां एक तरह की गलांद होती है, बहुत बुरी तरह से गलता है। जो एम्ब्रॉय होता है वो बहुत बहुत बुरी तरीके से गलता है कंप्लीट हाइड्रेटिव मोल में। और पार्शियल में क्या होता है, हाइपर प्लाजिया, यानी कि इसमें अलग तरह की सेल बनने लग जाती है, ये एक तरह की अलग, एक डिफरेंट चीज है। और ये कब होता है, ये 2 महीने पे होता है जो इनकम्प्लीट होता है। और कंप्लीट कब होगा, वो शुरू में हो जाएगा जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और वो जो कंप्लीट है वो इतना खतरनाक होता है कि वो यूट्रस की दीवार को फाड़ करके, जो यूट्रस की वॉल होती है उसको फाड़ करके जो आसपास दूसरे ऑर्गन है वहां तक भी इन्फेक्शन पहुंचा सकता है। वजह क्या होते हैं इसके, 18 से कम, यानी 18 से कम या 35 से ज्यादा उम्र की महिला यानी औरत का, औरत जो माँ बनती है उसमें इस इन्फेक्शन के, इस खराबी के होने के चांस ज्यादा रहते हैं। जिनको ओल्ड हिस्ट्री हो, यानी कि जिस औरत को, जिस महिला को पहले भी एक बार ये दिक्कत हो चुकी हो, उसको बाद में भी ये परेशानी होने के चांस बनते हैं। माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन फैट विटामिन की कमी। अगर किसी के अंदर जो है, जो न्यूट्रिशन जो है वो सही नहीं है, मल के मैंने क्या होता है, खराब, यानी कि किसी महिला को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो खान पीन हो रहा है वो उचित नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, यानी न्यूट्रिशन खराब हो रहा है, खराब न्यूट्रिशन को माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उसमें क्या है, प्रोटीन फैट विटामिन, विटामिन ए, प्रोटीन फैट विटामिन ए। ठीक है। ये जो है सही मिकदार में नहीं मिल रहे हैं, सही कंडीशन में नहीं मिल रहे हैं, तो वहां भी जो है ये हाइड्रेटिव फॉर्म मोल बनने के चांस रहते हैं। निशानियां क्या क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग। जब ये हो जाएगा तो पता कैसे लगेगा, पता कैसे लगेगा कि बच्चा जो है अंदर जिंदा नहीं है। कोई हर वक्त तो जो है, कोई ये थोड़ा ये कि हर हफ्ते ही कोई अल्ट्रासाउंड कराएगा।
ठीक है, या 10 दिन में, 15 दिन में अल्ट्रासाउंड, या 2 महीने में अल्ट्रासाउंड कराएगा। कई बार जो है वो 2.5 2.5 महीने पे अल्ट्रासाउंड नहीं कराती बहुत से गर्भवतियां। तो पता कैसे लगेगा? पता कैसे लगेगा? वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि वेजाना से ब्लीडिंग आएगी। दूसरा क्या होगा? ग्रेप लाइक वेजिकल, वेजाना से बाहर आना। चूंकि जो कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल है उसमें क्या होता है, पिन की टिप से लेकर के और अंगूर जितने बड़े बड़े जो है एक तरीके से पानी के बुलबुले से बन जाते हैं कई बार। तो जैसे कि अंगूर होते हैं, इस तरह का, जैसे अंगूर का गुच्छा सा होता है ना, इस तरह का जो है वेजाइना से आता हुआ महसूस होगा। पेन इन लोअर एब्डोमन, पेन इन लोअर एब्डोमन यानी कि चूंकि अंदर जो है इन्फेक्शन हो रहा है, जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है वहां पेन भी होगा। ठीक है, तो लोअर एब्डोमन यानी कि पेडू में नीचे दर्द होगा। क्विकनिंग माँ को महसूस नहीं होती। आपको मैंने बताया था एक कंडीशन होती है क्विकनिंग, जब बच्चा माँ के पेट में लात मारता है, कोहनी मारता है, सिर मारता है, दौड़ता है, भागता है, तो माँ को जो है अचानक बच्चा उछलता महसूस होता है, तो उसको क्विकनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें माँ को क्विकनिंग महसूस नहीं होगी। मान लीजिए माँ 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 को क्विकनिंग महसूस, क्यों? क्योंकि बच्चा अंदर जिंदा नहीं है, वो जो है हाइडेटिफॉर्म मोल में कन्वर्ट हो चुका है। उसका जो है एक तरीके से वो गलत तरीके से, यानी कि डिजेनरेशन हो चुका है, प्रोलिफरेटिव डिजेनरेशन हो गया उसको, और वो एक गलत दिशा में चला गया है। तो जब वो गलत दिशा में चला गया है, बच्चा अंदर लाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, सड़ चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है, तो फिर क्यूकनिंग यानी कि बच्चे का जो उछलने कूदने की जो एक हरकत होती है, माँ महसूस करती है, उसको समझ उसको उसको मैसेज मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पेल स्किन, चूंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, खून की कमी आ जाती है, एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं, तो माँ की जो खाल होती है, जो स्किन होती है, वो पीली पीली दिखाई देती है, माँ का चेहरा पीला पीला दिखाई देता है। साइन, साइन क्या क्या होंगे? साइज ऑफ यूट्रस नॉर्मल से कम, चूंकि अगर बच्चा जो है नॉर्मल अंदर ग्रो करता है तो वो टाइम टू टाइम बढ़ता है बॉडी में। ठीक है, और लेकिन चूंकि यहाँ हाइडेटिफॉर्म मोल है तो साइज क्या होगा? साइज कम रहेगा, साइज नहीं बढ़ेगा। एफएचएस नहीं, फीटल हार्ट साउंड, बच्चे की जो धड़कन है, अगर वो स्टेथोस्कोप से सुनी जाए, या बच्चे के दिल की धड़कन सुनने की मशीन आती है जिसको फीटल हार्ट साउंड मशीन बोलते हैं, या अल्ट्रासाउंड में अगर सुनेंगे, अल्ट्रासाउंड में एफएचएस यानी कि फीटल हार्ट साउंड सुनेंगे, तो वहां फीटल हार्ट साउंड, बच्चे के दिल की धड़कन की जो आवाज होती है वो नहीं सुनाई देगी। HCG जो है 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा होगा, एनीमिया होगा, खून की कमी होगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे? सीबीसी, सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में क्या आता है? टीएलसी आता है, डीएलसी आता है, हीमोग्लोबिन आता है, प्लेटलेट्स वगैरह आते हैं, बहुत सारी जांचें होती हैं, आप लोगों को पता ही है। तो इसमें सबसे पहले क्या कराएंगे? सीबीसी कराएंगे इन्फेक्शन देखने के लिए। ठीक है, और खून कितना है वो देखने के लिए, प्लेटलेट्स कितना है, क्योंकि कई इन्फेक्शन में जो है प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाती है। उन सारी चीजों का सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट में पता लग जाता है। ब्लड ग्रुप देखेंगे। ब्लड ग्रुप क्यों देखेंगे? देखो, हर चीज पॉइंट टू पॉइंट जुड़ी हुई है। ब्लड ग्रुप क्यों देखेंगे? ब्लड ग्रुप इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर माँ को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ गई तो फिर एक जांच अलग थोड़ी कराएंगे। तो जब हम सीबीसी करा रहे हैं तो फिर उसी में जो है इन्वेस्टिगेशन जो है इसका भी करवा लेंगे, ब्लड ग्रुप का भी। अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड में सोनोस्ट्रोम, सोनोस्ट्रोम यानी कि एक तरीके का बर्फ बर्फ से दिखाई देगा। अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसको बर्फ बर्फ का जो है एक टुकड़ा सा दिखाई देगा, बर्फ का एक जो है एक भूचाल सा दिखाई देगा। सीटीबीटी कराएंगे, यानी कि खून जमने वाली जो जांच होती है उसको कराएंगे। एब्डोमिनल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, ये सवाल आया हुआ है कि सनो स्टोर्म जो है किस सिचुएशन में अल्ट्रासाउंड में दिखाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं भी सवाल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और आप इसको याद रखना। ठीक है, हाइडेटिफॉर्म मोल में जो है सनोस्टॉर्म अल्ट्रासाउंड में जो है एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में पहले आ चुका भी है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? यूट्राइन परफोरेशन, यानी कि अगर 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 कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल जो है वो यूट्रस को फाड़ करके बाहर निकल गया है, परफोरेशन कर दिया है, यूट्रस को उसने जो है रप्चर कर दिया है, तो वहां परफोरेशन होगा, ब्लीडिंग होगी। सेप्सिस, सेप्सिस वही, यानी कि सेप्टिसीमिया, यानी कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए। प्री एक्लैम्सिया एंड एक्लैम्सिया, मरीज को अस्पताल में इसका इलाज क्या है? नंबर एक, सिचुएशन खतरनाक है, मरीज को अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। इसकी डायग्नोसिस बना लेनी चाहिए। डायग्नोस बनाने का मतलब ये है, ये देख लेना चाहिए कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, कब से खराब है। ठीक है, और यूट्रस की क्या सिचुएशन है, कहीं इसने यूट्रस रप्चर तो नहीं कर दिया, यूट्रस बहुत ज्यादा जो है इसने फाड़ वाड़ तो नहीं दिया है, यूट्रस की कितनी जो लेयर है वो इसने जख्मी की है, इसने इंजर्ड की है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? सक्शन एंड इवाकुएशन। सक्शन एंड इवाकुएशन, एक लेडी डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एमबीबीएस एमएस डॉक्टर जो है इसका क्या करती है?
डी एंड ई करती है, यानी कि इसकी सफाई कर देती है। ठीक है। आरएल चलाते हैं मरीज को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अगर खून की जरूरत हो खून चढ़ाते हैं। यूट्राइन रप्चर की कंडीशन में हिस्ट्रेक्टोमी करते हैं। अगर यूट्रस जो है रप्चर हो गया, यूट्रस फाड़ दिया है इसने हाइड्रेटिफॉर्म मोल ने, तो फिर यूट्रस को ऑपरेट करके बाहर निकाल देते हैं। और यूट्रस को ऑपरेट करके पूरा बाहर निकाल देने को क्या बोलते हैं? हिस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। तो क्या कर देते हैं, अगर यूट्रस रप्चर कर दिया है हाइड्रेटिफॉर्म मोल ने, तो फिर हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, यानी कि बच्चेदानी को बाहर निकाल देते हैं। अब ये पूरा हो गया है। अब नई चीज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, एक्टोपिक के मायने होते हैं झूठे के। आप सब लोग जरा थोड़ा ध्यान लगाइए, एक्टोपिक के मायने होते हैं झूठे के, झूठा। ठीक है। प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ, यानी कि झूठा गर्भ। अब झूठा गर्भ का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। फर्टिलाइजेशन के छठे से सातवें दिन जाइगोट रहम में आ जाता है, यानी कि यूट्रस में आ जाता है क्या? जाइगोट। माँ का ओवम और बाप का स्पर्म आपस में मिलकर के जो है फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद जाइगोट बन जाता है। कहाँ बनता है? फेलोपिन ट्यूब में बनता है। फेलोपिन ट्यूब से वो ऐसे ऐसे चल चल के जो है 6-7 दिन में कहा जाता है? यूट्रस में आ जाता है। वो यूट्रस में आ गया, आकर के जो है उसने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी यूट्रस में, जहां उसे जिंदगी आगे की गुजारनी है। अब होता क्या है, वहां पे जो है छठे सातवें दिन से लेकर के 11 दिन, यानी कि अगले 3 से 4 दिन में जो है अपना इम्प्लांटेशन यानी कि चिपकने का जो उसका काम है वो पूरा कर लेता है वो। ठीक है। इसके बाद पूरी हमल की मुद्दत, यानी कि उसके बाद अगले 9 महीने तकरीबन वो क्या करता है, वहीं जिंदगी गुजारता है, वहीं रहता है, वहीं पलता बढ़ता फलता फूलता है वहीं पे। और उसके बाद 9 महीने के बाद जब लेबर की स्टेजेस बनती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फिर वो पैदा हो जाता है। अब बच्चा एम्ब्रॉय यानी फीटस यूट्रस ही में रहता है और यूट्रस में ही फलता फूलता पलता और डेवलप करता है। अब ये तो एक नॉर्मल सी चीज मैंने आपको बताई, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात बताई। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि झूठी प्रेगनेंसी। वो किसको कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझ लीजिए। झूठी यानी कि जिसको जिसको एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं माना गया है, झूठ माना गया है। ठीक है। वो किस सिचुएशन में माना गया उसको समझ लीजिए। यूट्रस के अलावा, बच्चेदानी के अलावा, फैलोपिन ट्यूब में, ओवरी में, सर्विक्स यानी के उनकुर रहम यानी के जो उसका मुंह है यूट्रस उसमें, एब्डोमिनल कैविटी में, कहीं पर भी अगर प्रेगनेंसी यानी हमल ठहर जाए तो यहां पर एम्ब्रॉय का ग्रोथ पलना मुमकिन नहीं होता। इसलिए इन जगहों पर ठहरा हुआ हमल यानी गर्भ झूठा हमल या हमले काजिब, इसको हमले काजिब भी बोलते हैं यूनानी में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि झूठे हमल को जो है हमले काजिब, काजिब बोलते हैं झूठे को, झूठ बोलने वाले को काजिब बोल देते हैं। तो हमले काजिब यानी कि झूठा हमल। तो झूठा हमल कहाँ कहाँ, या तो फेलोपिन ट्यूब में ठहर जाए, मतलब जाइगोट बना, माँ बाप के दोनों के जो है ओवम और स्पर्म मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, लेकिन वो जाइगोट बन करके जो है वो यूट्रस में नहीं आया, वहीं जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, या ओवरी में ही जो है फर्टिलाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है। या वो इम्प्लांटेशन जो है नीचे नीचे सरकता सरकता एकदम बिल्कुल सर्विक्स में आ गया। अगर बच्चेदानी के मुंह में आ गया है तो वहां पे कैसे ग्रो करेगा? वो तो मुंह है, वो जैसे ही खुलेगा मतलब थोड़ा बहुत खुलेगा भी तो उसको जो है परेशानी होगी, और वो वहां पे ग्रो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको रह में जगह नहीं होती बच्चे के फलने फूलने की, सर्विक्स में जगह नहीं होती। ठीक है। या फिर किसी तरीके से फट फट मान लीजिए फेलोपिन ट्यूब जो है फट गई, तो फेलोपिन ट्यूब फट गई तो वहां क्या पहुंच गया, वहां पे पहुंच गया ये। तो या फिर किसी और तरीके से एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो एब्डोमन है उसमें कहीं पर भी अगर जो है मतलब बच्चा ठहरने का यानी कि जाइगोट बनने का अमल हो जाता है। ठीक है। चाहे वो फेलोपिन ट्यूब में हो रहा है, चाहे वो ओवरी में हो रहा है, चाहे वो सर्विक्स में हो रहा है, चाहे वो एब्डोमिनल कैविटी में हो रहा है, चूंकि इन जगहों पर बच्चा पल बढ़ नहीं सकता, तो इन जगहों पर जो जाइगोट बनता है, जो ये सिचुएशन आगे चलती है, जो बच्चा ठहरता है, उसको झूठा हमल कहते हैं, झूठा गर्भ बोलते हैं।
हमले काजिब बोलते हैं। ठीक है। जो हमल गर्भ यानी कि यूट्रस में इम्प्लांट होता है उसको यूट्राइन प्रेगनेंसी कहते हैं। जो यूट्रस में ठहरता है, बच्चेदानी में ठहरता है, जो एक नॉर्मल गर्भ होता है उसको यूट्राइन प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है। जो हमल गर्भ यानी यूट्रस के अलावा किसी और जगह इम्प्लांट हो जाता है उसको एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी बोलते हैं। किसको बोलते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी? अगर यूट्रस के अलावा, अगर यूट्रस के अलावा प्रेगनेंसी कहीं और आसपास में ठहर जाए, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, सर्विक्स, ओवरी, एब्डोमिनल कैविटी, कहीं पे भी ठहर जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कहते हैं फालतू यानी कि बाहर। उसको एक्स्ट्रा यूटेराइन, एक्स्ट्रा यूटेराइन यूटेराइन प्रेगनेंसी यानी कि यूट्रस से बाहर की प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है। अब कहाँ कहाँ ठहर सकता है उसको? नंबर एक, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि एब्डोमन में बच्चा ठहर जाए, यानी कि जाइगोट बन जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है। तो एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, 1 से केवल 1.5%। जितनी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जितने भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि झूठे अमल होते हैं, उन सब में से 1 से 1.5% केवल एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि एब्डोमन में ठहरती है। ठीक है। लेकिन ये जगह वो होती है जहां बच्चा फल फूल नहीं सकता, ग्रो नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। अब ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, इसके बाद जो ओवरी में ठहर जाती है। उसके बाद आता है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। फर्टिलाइजेशन का अमल होने के बाद बच्चा वहां से सरकता नहीं, वहीं का वहीं जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। और 97% जितनी भी टोटल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, टोटल में से 97% जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ठहरती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं, समझने की जरूरत है। जितनी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उनका 97% जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ही ठहरता है। ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में जो है 4 हिस्से होते हैं। नंबर एक एम्प्यूला, नंबर 2 इस्थमस, नंबर 3 इंटरस्टिटियल, और नंबर 4 इनफंडिबुलम। अब 50 से 55% कहाँ ठहरता है? वो एम्प्यूला में ठहरता है। और फर्टिलाइजेशन का जो अमल होता है वो भी एम्प्यूला में होता क्या है? जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन का अमल हुआ, बस वो वहां से हिला डुला ही नहीं, वो वही का वही जाइगोट रह गया। ठीक है। एम्पुला में ही। एम्पुला वैसे भी जो है वाइड एरिया होता है, काफी चौड़ा एरिया होता है, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो 50 से 55% एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि झूठी प्रेगनेंसी जो होती है वो एम्पुला और फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के 4 हिस्से बताए हैं मैंने, एम्पुला, इस्थमस, इंटरस्टिटल एंड फंडिबुलम। तो 50 से 55% जो है वो एम्पुला में ठहरता है। पूछ सकता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में वो वो जगह कौन सी है जहां सबसे ज्यादा हमले काजिब यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरने की गुंजाइश बनती है? वो जगह होती है एम्पुला, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। 50 से 55%। उसके बाद जो है इस्थमस, इस्थमिक, इस्थमिक में 25%, इंटरस्टिटियल में 20%, इनफंडिबुलम में 15%। तो सबसे कम जो ठहरती है वो इनफंडिबुलम में ठहरती है, केवल 15%। और सबसे ज्यादा कहाँ फैलती ठहरती है? 50 से 55% एम्पुला में। एम्पुला, इस्थमिक, इंटरस्टिटियल, इनफंडिबुलम। इसको एक बार देख लेना अच्छे से। 97%, देखो 97% जो है फेलोपियन ट्यूब में ठहरती है। 97% में से भी एम्पुला में सबसे ज्यादा 50 से 55, यानी कि जितनी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उनमें से आधी से ज्यादा जो है वो एम्पुला में ठहर जाती है, एम्पुला और फेलोपियन ट्यूब में। बाकी स्तमिक जो है इसमें 25%, और इंटरस्टिटियल में जो है 20%, और इनफंडिबुलम में 15%। अब एक नया पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, 2 लाइन का पॉइंट है, हेटेरोटोपिक प्रेगनेंसी। हेटेरोटोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? एक बच्चा तो ठहर गया यूट्रस में, और एक बच्चा ठहर गया कहीं और, वो फेलोपियन ट्यूब में ठहर गया, ओवरी में ठहर गया, एब्डोमिनल वाल, एब्डोमिनल कैविटी में ठहर गया, या सर्विक्स में आ गया नीचे सरक के। ठीक है। तो एक जो है, एक प्रेगनेंसी जो है वो सही ठहर गई, यूट्रस में यूट्राइन प्रेगनेंसी बन गई। एक एक्स्ट्रा यूट्राइन बन गई यानी कि यूट्रस के अलावा कहीं और बन गई। तो इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है ये सिचुएशन बहुत कम होती है, लेकिन चूंकि आपको पता होना चाहिए, हेटेरोटोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? इसको कहते हैं जिसमें एक प्रेगनेंसी सही ठहरे, एक जो है वो एक्स्ट्रा यूट्राइन यानी कि यूट्रस से बाहर कहीं भी ठहर जाए। अब मैनेजमेंट इलाज क्या होता है इसका? सीबीसी कराएंगे, टीएलसी कराएंगे, डीएलसी कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी बीटी, ब्लड ग्रुप, एचसीजी कराएंगे। ट्रीटमेंट क्या क्या कराएंगे? इंजेक्शन, मीथोट्रेस्टेट
इंट्रामस्कुलर कुल्ले पे लगेगा 50 mg का, इंट्रामस्कुलर यानी कि कूल्हे पे यानी कि ग्लूटियल में लगेगा 50 mg का। सर्जिकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि ऑपरेशन, ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन में क्या करेंगे? सेल्फ यानी कि फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देंगे। अगर फेलोपियन ट्यूब में जो है बच्चा ठहरा हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है फेलोपियन ट्यूब में है। फेलोपियन ट्यूब जो है एक औरत के हर एक औरत के दो होती हैं। एक राइट साइड यानी कि दाईं तरफ होती है, एक लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ होती है। जिसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरती है उसको काट करके बाहर निकाल देते हैं। ये एक पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, जिसको सेल्फ कहते हैं। और एक से जो है फिर आगे जो मतलब मेंसेस वगैरह आते हैं वो एक से आने लग जाते हैं, और प्रेगनेंसी जो ठहरती है आगे वो भी एक से ठहर जाती है। अब इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ, ये नई चीज शुरू हुई है, नई हेडिंग, इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ। इंट्रा कहते हैं अंदर, इंट्रा मस्कुलर, मैंने अभी इंजेक्शन बताया, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन कूल्हे पे लगता है। इंट्रा मस्कुलर यानी कि मांस के अंदर, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन यानी कि यूट्रस के अंदर, फिटल कहते हैं बच्चे को, डेथ कहते हैं मर जाने को। यानी कि बच्चे, यानी कि यूट्रस के अंदर या बच्चेदानी के अंदर जो फीटस है, जो बच्चा है वो मर जाए, इसको क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ, ठीक है। यानी कि गर्भ, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में माँ के यूट्रस में मौजूद फीटस, जब माँ के यूट्रस में ही डेड हो जाता है, उसको इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक चीज, एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आपको। एक होता है ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर क्या होता है? जो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। जो अगले 3 महीने होते हैं उसको सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। जो अगले 3 महीने होते हैं उसको थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं। इस तरीके से 9 महीने हो जाते हैं। यानी कि इसको दूसरी तरीके से समझिए, नर्मदा प्लीज ध्यान दीजिए, इसको दूसरी तरीके से समझिए। यानी कि जो प्रेगनेंसी की गर्भ की पहली तिमाही है, जो पहली तिमाही है उसको, जो पहली तिमाही है उसको जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे। जो दूसरी तिमाही है उसको सेकंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे। जो गर्भावस्था की तीसरी तिमाही है, यानी कि जो आखिरी 3 महीने हैं, उसको जो है थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर में माँ के यूट्रस में मौजूद फीटस जब माँ के यूट्रस में ही डेड हो जाता है, उसको इंट्रा यूट्रन फीटल डेथ कहा जाता है। अब कारण, इसकी वजह क्या होती है? एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले जो है जो खून बह जाता है उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। थोड़ा सा इन लफ्जों को देखो, इन वर्ड्स को देखिए, शब्दों को देखिए, इन्हीं से समझ। एंटी के मैंने पहले, पार्टम कहते हैं जब बच्चेदानी से कोई चीज निकल जाती है, हेमरेज कहते हैं खून। यानी कि बच्चेदानी से निकला हुआ खून, उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, ठीक है। एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो अगर एंटीपार्टम हेमरेज हो जाए तो उससे भी इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ हो सकता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए प्लासेंटा से बहुत ज्यादा खून बह गया, ठीक है, या प्लासेंटा से हो गया, कहीं से अम्बलाइकल कोड से हो गया, अम्बलाइक जो प्ला और या फिर फीटस का ही बह गया। तो अगर किसी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जगह से, ऐसी जगह से जहां बच्चे का जो हेमरेज है, बच्चे से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, तो ऐसी जगह से अगर हो गया तो जाहिर सी बात है फिर बच्चा नहीं बच पाएगा, बच्चे की जो डेथ हो जाएगी। तो एंटीपार्टम हेमरेज यानी कि बच्चे के पैदा होने से पहले ब्लीडिंग हो जाना। प्लासेंटा पिरीविया, प्लासेंटा पिरीविया उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं जब प्लासेंटा जो है वो उस रास्ते पे चिपका हुआ हो, वहां पे इम्प्लांट हो जिस रास्ते से बच्चा बाहर आना होता है, उसको प्लासेंटा पिरीविया कहते हैं। यानी कि सर्विक्स के मुंह पे अगर बच्चे की प्लासेंटा का ठहराव यानी कि इम्प्लांटेशन हो, तो उस पे भी जो क्या हो सकता है? प्लासेंटा पिरीविया की इस सिचुएशन में इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ हो सकती है, क्योंकि इसमें भी जो है हेमरेज ही होगा, ब्लीडिंग ही होगी। अब अबरेप्शो प्लासेंटा, अबरेप्शो प्लासेंटा कहता है किसी वजह से प्लासेंटा जो बच्चे, जो माँ की गर्भ में जो यूट्रस में चिपकी हुई है, वो किसी भी वजह से वो वहां से हट जाए, ठीक है, तो उसको अबरेप्शो प्लासेंटा कहते हैं। जब वो हट जाएगी तो जो उसके जरिए से बच्चे को खून मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो है बच्चा जो है वो बच्चा जो है वो बच्चे की डेथ हो जाएगी। क्योंकि बच्चे को पहला जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया,
सिफिलिस, हर इन सब दिक्कतों में जो है क्या हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन यूट्राइन फिटल डेथ, यानी कि माँ के यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो सकती है इन सब कंडीशन। सिफिलिस में, सिफिली एक खतरनाक बीमारी है। जिस तरह एड्स होता है एसटीडी में, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसी तरह सिफिलिस भी है। हिपेटाइटिस यानी कि लीवर का इन्फेक्शन। ठीक है, मलेरिया में भी जो है इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ हो सकती है। ठीक है, हर्पीस सिंप्लेक्स, डायबिटीज मेलाइटस यानी कि शुगर, अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह, अगर कोई महिला, कोई औरत जो है, कोई खातून जो है वो बहुत ज्यादा जो है मतलब इस तरह की गलत आदत में हो, तो सीवियर एनीमिया यानी कि बहुत ज्यादा खून की कमी अगर हो, तो वहां पे जो है इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ, यानी कि माँ के पेट में ही बच्चा दम तोड़ तोड़ सकता है, बच्चा जो है खत्म हो सकता है। ठीक है, क्रोनिक रीनल डिसऑर्डर, अगर अगर गुर्दों में कोई गुर्दे की कोई पुरानी बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन से भी जो है बच्चे को जो है क्या हो सकता है, बच्चा जो है उससे मतलब उस बच्चे की डेथ हो सकती है। रेडिएशन, एक्सरे वगैरह के संपर्क में माँ आ गई, माँ जो है मतलब गलती से, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक्सरे बिल्कुल मना है, प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं कर सकते, अल्ट्रासाउंड करते हैं लेकिन एक्सरे नहीं करते। लेकिन माँ गलती से किसी वजह से कहीं ऐसी जगह पहुंच गई कि हादसाती तौर से, एक्सीडेंटल तौर से मान लीजिए वो आ गई किसी वजह से, उसका बच्चा जो है वो एक्सरेज वगैरह की जो है जद में आ गया, तो वहां पर भी जो है इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ हो सकती है। फिजिकल ट्रॉमा यानी कि माँ वगैरह को चोट वोट लग जाए, गिर गई, या पिटाई विटाई कर दी किसी ने, लड़ाई वगैरह हो गई तो उसमें चोट वोट लग गई, पत्थर वत्थर लग गया कुछ भी, तो उसमें भी जो है इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ हो सकती है। फिटल कॉजेज, ये जो ऊपर की वजहें हैं जो अभी तक पढ़ी हैं, ये सारी वो वजहें हैं जो कि मैटरनल कॉज थे, यानी कि माँ की वजह, माँ को परेशानी होने की वजह से जहां पर बच्चा एक्सपायर होता, बच्चे की डेथ हो रही है। अब बच्चे की तरफ से कौन कौन सी परेशानियां होंगी जिसकी वजह से जो है वो एक्सपायर हो सकता है। नंबर एक, क्रोमोसोमल एनोमली हो जाए, रुबेला का जो इन्फेक्शन हो जाए, साइटोमेगेली वायरस हो जाए, और आर एच निगेटिव बच्चा अगर है, तो उस बच्चा जो है उस सिचुएशन में भी कई बार जो है एक्सपायर हो जाता है, डेड हो सकता है गर्भ गर्भ में ही, उसमें भी इंट्रायूटेराइन फिटल डेथ हो सकती है। निशानी, इसकी निशानियां क्या होगी, पता कैसे लगेगा कि बच्चा जो है एक्सपायर हो गया, डेड हो गया है, माँ की बच्चेता नहीं, क्विकनिंग नहीं मिलती, यानी कि माँ को माँ इंतजार कर रही है कि उसको वो हरकत मिलेगी जब बच्चा उछलता कूदता है, चलता फिरता है, लेकिन उसको वो मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि बच्चा जो है वो डेड है, अब डेड है तो फिर वो कोई हरकत नहीं करेगा। एब्डोमेन साइज प्रेगनेंसी टाइम से हिसाब से छोटा होता है। जो एब्डोमेन होता है उसका जो साइज होता है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के साइज से छोटा होता है। फंडल हाइट का कम होना, ठीक है, यानी कि एब्डोमेन का जो एक तरीके से उभार होता है बाहर की तरफ को, वो कम होना। एफएचएस नहीं सुनाई देती, यानी कि फीटल हार्ट साउंड, यानी कि दिल की धड़कन नहीं सुनाई देती। डार्क ब्राउन सिक्रीशन वेजाना से होता है, वेजाना से डार्क ब्राउन रंग का पदार्थ निकलता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ज्यादा खराबी सामने नहीं आ रही है, बच्चा तो डेड हो गया है लेकिन कोई ज्यादा बुरा इन्फेक्शन सामने नहीं आ रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। और अगर लेकिन कोई सीवियर कंडीशन है, ब्लीडिंग वगैरह हो गई है, कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो फिर सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन से बच्चे को उठा देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। थोड़ा सा रह गया, प्लीज इसको समझ लीजिए कि नई हेडिंग है पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी किसको कहते हैं, हमल का नॉर्मल टाइम यानी 280 दिन या 40 हफ्ते, हमल का नॉर्मल टाइम 280 दिन या 40 हफ्ते होते हैं। ठीक है, 40 हफ्ते जो है नॉर्मल टाइम होता है। और इस पे क्या होता है, इस पे खुद ब खुद इन स्पॉन्टेनियस लेबर में एक माँ चली जाती है, खुद ही उसको दर्द होता है, सब कुछ, सारी कंडीशन जो है खुद ब खुद हो जाती है, स्पॉन्टेनियस लेबर जो है माँ चली जाती है 40 हफ्ते तक, 40 हफ्ते पर आकर के। ठीक है, तो 40 हफ्ते बाद भी, 2 हफ्ते बाद भी अगर प्रेगनेंसी चलती रहे, मतलब 42 हफ्ते हो गए और माँ जो है वो लेबर में नहीं जा रही है, पेन नहीं आ रहे हैं, और लेबर स्टार्ट ना हो, तो इसको पोस्ट मैच्योरिटी या पोस्ट टर्म मैच्योरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, असबाब, इसकी वजह क्या क्या होती है, मतलब 42 हफ्ते क्यों हो गए, उसकी वजह क्या है। हालांकि 40 हफ्ते तक जो है वो जो है लेबर में आ जानी चाहिए माँ को, अब क्यों अब जो है डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का सही पता ना हो। पहली वजह तो ये है कि माँ को जो है, जो उसकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, जो उसको आखिरी बार महीना आया था, उसको एग्जैक्ट सही से उसी का पता ना हो कि वो कब आया था।
दूसरा प्राइमी पैरा, यानी कि जो महिला, जो औरत पहली बार माँ बन रही हो, उसमें हो सकता है कि वो जो है 2 हफ्ते आगे क्रॉस कर जाए। अधिक उम्र की औरत जो कई बच्चों को पहले पैदा कर चुकी हो, यानी कि जो कई बच्चों की माँ हो, हाँ, और उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई हो, एल्डरली मल्टीपैरा, ठीक है, उनमें भी जो है इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि वो टाइम जो है 40 हफ्ते से एबो आगे चला जाए। ईडीटी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ईडीडी, यानी कि अंदाजन वो टाइम जिसमें लग रहा है, मतलब जो अल्ट्रासाउंड की मशीन के से दिया जाता है और जिसमें लगता है कि फला दिन फला तारीख को जो है वो डिलीवरी हो जाएगी, तो उससे टाइम जो है क्या होता है, आगे चला जाता है। इनेंसिफेली, एनेंसिफेली बोलते हैं बिना डेवलप, यानी दिमाग का बच्चा। अगर बच्चे, कई बार क्या होता है, बच्चे के दिमाग का जो है मतलब अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता। जब दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होता, दिमाग छोटा रह जाता है। जब दिमाग छोटा रह जाता है, बच्चे का सिर भी छोटा रह जाता है और वो अच्छे से फिक्स विक्स भी नहीं होता, ठीक है। और नमाज जो है बिल्कुल एकदम, कई बार ऐसा होता है कि उसमें माँ जो है वो, माँ का जो लेबर है वो डिले हो जाता है, यानी कि आगे चला जाता है। कॉम्प्लिकेशन, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आता है, फीटल हाइपोक्सिया, यानी बच्चा घुट सकता है, बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलता है। फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि बच्चे का घुटना। फीटल हाइपोक्सिया, बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलना। फीटल डिस्ट्रेस, बच्चे का घुटना। कोड कंप्रेशन, कोड कंप्रेशन, यानी कि जो अम्लाइकल कोड है उसमें किसी प्रकार का जो है लपेटा वपेटा लग जाए और उसमें कोई खुश्की उश्की आ जाए। शोल्डर डिस्टोसिया, यानी कि शोल्डर डिस्टोसिया, यानी कि कंधे की तरफ से बच्चा आ जाए। और सिजेरियन की हालत बनना, इसमें क्या होता है, कई बार जब नहीं माँ जो है लेबर में जाती तो फिर उसको सिजेरियन की तरफ चली जाती है, वो सिजेरियन का मशवरा दिया जाता है। बच्चे में निमोनाइटिस, रेस्पिरेटरी फेल्यूर, ये सब चीजें हो जाती हैं अगर बच्चा जो है, अगर माँ जो है पोस्ट टर्म लेबर में जा रही है, तो उसमें क्या होता है, निमोनाइटिस, बच्चे को जो है फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है। ओलिगो हाइड्रामिनास, अगर पानी कम हो तो नहीं, पानी कम में ये कंडीशन बन सकती है। हमने ओलिगो हाइड्रोमिनोस में भी पढ़ा था कि ओलिगो हाइड्रोमिनोस में क्या होता है, पोस्टम लेबर, यानी कि लेबर का जो टाइम होता है वो आगे से रख जाता है। तो ओलिगो हाइड्रोमिनोस भी इसकी एक वजह हो सकती है। अब ट्रीटमेंट, यानी कि इलाज क्या क्या करेंगे, अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो इंड्यूस्ड लेबर कराते हैं। इंड्यूस्ड लेबर यानी कि जानबूझ करके, चाह करके लेबर में दवाइयों वगैरह से किसी गर्भवती को लाना, ठीक है, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड लेबर, यानी कि दवाइयों के जरिए से लेबर शुरू करवाना, ठीक है। तो ये करेंगे। अगर 42 हफ्ते तक भी नहीं हो रहा है तो इंड्यूस्ड लेबर की ट्राई करेंगे, यानी कि बच्चे बच्चे माँ को जो है लेबर में लाने का लेबर में लाने की कोशिश करेंगे, कैसे, दवाइयों वगैरह से, ठीक है। और दूसरी क्या, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो, यानी कि बच्चा अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम है, या हाइपोक्सिया में ज्यादा जा रहा है बच्चा, ठीक है, या फिटल डिस्ट्रेस उसको बहुत ज्यादा हो गया है, तो फिर क्या करेंगे, उसको सिजेरियन करा देंगे, ऑपरेशन करा देंगे। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए, ये लास्ट पॉइंट है, ऑब्स्टेट्रिक्स किसको कहते हैं, कबालत की तारीफ। ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कबालत, कबालत, ठीक है, वो मेडिकल साइंस जिसमें उन मरीजों का इलाज किया जाता है जो जो कि बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हों, ठीक है, जिनको बच्चा चाहिए होता है, यानी कि हमल, यानी कि गर्भवती होने की कोशिश कर रही हो कोई महिला, या मौजूदा वक्त में हामला है, या तो कोई प्लानिंग कर रहे हों में, या कोई गर्भवती है, या विलादत यानी लेबर हुई है, इन सब में जो है क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक नर्स जो है एंटीनेटल केयर करती है, यानी कि गर्भवती महिला की देखभाल करती है। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की देखभाल करती है। लेबर यानी कि विलादत की सभी स्टेजेस में, लेबर की 3 स्टेज होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, उनकी उसमें उनकी सभी स्टेजेस में हामला की देखभाल करती है। बाद विलादत यानी कि पोस्ट लेबर, यानी कि पोस्ट लेबर लेबर या पोस्ट डिलीवरी, ठीक है, चाहे नॉर्मल हो, वेजाइनली, या मतलब सिजेरियन से हो जाए, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, मरीज की देखभाल क्या करेगी, नर्स करेगी। लेडी डॉक्टर यानी कि रजिस्टर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स के साथ मिलकर ये सब काम करती है। ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि नर्स जो है मरीज की देखभाल, इलाज, लेबर यानी विलादत के दौरान, और सिजेरियन डिलीवरी जो ऑपरेशन से डिलीवरी हो रही है के दौरान मरीज की देखभाल, इंजेक्शन, दवाइयाँ वगैरह देना काम करती है।
ओब्स्टेट्रिक्स एक सर्जिकल मेडिकल साइंस है।